अध्याय 1501 खरगोश प्यारे हैं, फिर भी आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? एक रैंकिन के अनुसार उनकी सीटों की व्यवस्था करना प्रतिभाओं के प्रति सम्मान का एक रूप था। हालांकि इस गंभीर मामले ने अप्रत्याशित रूप से एक अजीब मोड़ ले लिया। सभी लोग उन 5 नंबर 1 उम्मीदवारों को देख रहे थे जिनके चेहरे एक जैसे थे। अभ्यर्थी मानसिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच गए। ये बात खास तौर पर शीर्ष 10 में शामिल योद्धाओं के लिए सच थी। ये पल गर्व और खुशी का पल होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से उनमें से कोई भी मुस्कुरा नहीं सका। लेन कियांगसू, जो जोन 5 की दूसरी सीट पर बैठी थी, ने अपने बगल में उतर रहे व्यक्ति की नजर महसूस की। उसे असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी अपनी निगाहों से उसके कपड़े उतार रहा हो। उसे याद आया कि जब वे जोन 5 में मिले थे तो वांग टैंग ने जूते न पहनने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। वो एक शांत और स्पष्ट दिमाग वाली व्यक्ति थी, लेकिन वह भावुक होने लगी। उसने अपने गोरे और चिकने पैरों को पीछे खींच लिया और चाहा कि वो उस गुस्ताख आदमी को मुक्का मार सके। भले ही वो सिर्फ एक क्लोन था, तो क्या हुआ? यदि किसी क्लोन ने इसे देखा तो इसका मतलब था कि मुख्य रूप ने इसे देखा है। क्लोनिंग कौशल दुर्लभ और शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह उन्हें थोड़ा विकृत बना दिया। युवा नायक को उस अकेली महिला के मन में घूम रहे विचारों के बारे में पता नहीं था। वो बस उत्सुकता से उसे परख रहा था। उसे वो दिव्य शीतकाया याद आ गई जो उसे पिछली बार उससे मिली थी। लिंग यांगक्सू जोन 2 में नंबर 2 स्थान पर बैठा था। उसने अपना चेहरा सख्त बनाए रखा और वांग टैंग की तरफ देखने से परहेज किया। वो एलिमिनेशन राउंड में धोखा देने के कारण अभी भी उस पर नाराज था। जोन 3 के पत्थर के मंच पर गॉड दूसरी सीट पर बैठा था। वो अपनी जैतूनी हरी आंखों से वांग टैंग को देखता रहा। उसकी निगाहें ठंडी थीं। वो न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी का आंकलन कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जहर देना चाहता था। गॉट ने अपने होंठ चाटे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उत्साहित हो। वो प्रतिभाशाली योद्धाओं पर अपने विष का परीक्षण करना पसंद करता था। हर प्रतिभा की शारीरिक बनावट अलग थी, इसलिए हर प्रतिभा के लिए जहर का प्रकार और मात्रा अलग अलग थी। ब्रह्मांड में सबसे अविश्वसनीय जहर बनाने से पहले उन्हें व्यापक परीक्षण और त्रुटि से गुजरना पड़ा। वांग टैंग को थोड़ी घबराहट हुई। वो मुस्कुराया और उस आदमी को परखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या इस आदमी के पास कोई खास शारीरिक बनावट है? आखिरकार विष तत्व वाले योद्धा दुर्लभ थे। क्या उसका शरीर दानव कमल विष शरीर से बेहतर होगा? सोचने पर पता चला कि मैंने लिन चुक्सिया को काफी समय से नहीं देखा है। उसका दानव कमल विष शरीर कुछ समय से स्थिर था। यह अधिक शक्तिशाली हो सकता था। गॉन्ट ने युवा नायक की ओर देखा और अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ ली। यह क्या है? मैं भूलने की प्रतियोगिता में हार गया? वांग टैंग क्या सोच रहा है? उसने मुझे असहज क्यों महसूस कराया? सामान्यतः यह अनुभूति केवल अन्य लोगों द्वारा ही महसूस की जाती थी, जो उनके विष प्रयोगों के परीक्षण विषय थे। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो गिनी पिग बन गया है, बेतुका। गॉट की निगाहें अचानक उग्र हो गईं। उसने अपनी जैतून हरे रंग की आंखों से अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरा। वांग टैंग हंसना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि उसे आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? वो अपनी सीट पर झुक गया। उसकी ठोड़ी उसके आराम करने वाले हाथ से टिकी हुई थी। वो जहर विशेषज्ञ को देखकर मुस्कुराया। ये घृणा से भरा हुआ था, श्रेष्ठता की स्थिति से अवमानना। गॉट के माथे पर नसें उभर आईं, जैसे उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे सांप फड़फड़ा रहे हों। उसने नाक सिकोड़ी और दूसरी ओर देखने लगा। वो प्रतियोगिता में उनकी बारी का इंतजार करेंगे। उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। पहला एलिमिनेशन राउंड अंकों पर आधारित था, और इसमें कई विचलित करने वाले कारक थे। ये बताना मुश्किल था कि कौन मजबूत या कमजोर था। उन्हें अपनी असली क्षमताओं को देखने के लिए युद्ध के मैदान का इंतजार करना होगा। जोन 7 में पत्थर की सीटों पर बैठे लोग सभी अपरिचित चेहरे थे। वांग टैंग ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। एक बार जब वे लड़ेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि वे कितने शक्तिशाली हैं। युवा नायक ने अपनी पीठ तान दी। और कौन अपने विरोधियों को उनके क्लोनों के माध्यम से देख सकता है? जब सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ गए तो अंतरिक्ष से प्रकाश की एक किरण नीचे आई, जो एक विशाल प्रकाश क्षेत्र में बदल गई। छवि सभी उम्मीदवारों के चेहरों और नामों से बनाई गई थी। उम्मीदवारों के एक दूसरे से मेल खाते हुए नाम बदलते रहे। यह एक यादृच्छिक चयन था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि उनके प्रतिद्वंद्वी कौन होंगे। युद्ध का मैदान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। यादृच्छिक मिलान के साथ आगे बढ़ें। प्रकाश क्षेत्र पर उम्मीदवारों के चेहरे चमक उठे और तुरंत उनकी जगह दूसरी जगह रख दी गई। सभी उम्मीदवारों की सांस रुक गई। उन्हें अनजाने में घबराहट होने लगी। जिन योद्धाओं को बाय दी गई थी, वे भी प्रकाश क्षेत्र को ध्यान से देख रहे थे। हर कोई उत्साहित और दिलचस्पी से भरा हुआ था। मैच शुरू होने वाले थे। प्रकाश क्षेत्र पर चेहरे बदलना बंद हो गए और यादृच्छिकीकरण समाप्त हो गया। चुने हुए योद्धा अखाड़े में प्रवेश करें। प्रकाश क्षेत्र के भीतर से आती एक शक्तिशाली आवाज ने कहा।
यादृच्छिक मिलान का परिणाम प्रत्येक योद्धा की कलाई घड़ी पर भेजा जाएगा। इस तरह उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि वे किससे लड़ेंगे, बिना उन्हें खोजने की जरूरत के। आखिरकार प्रतिभागी बहुत अधिक थे, प्रत्येक की जांच करना परेशानी भरा काम होगा। जिन उम्मीदवारों को सूचना मिली, वे दर्शक दीर्घा से नीचे उतरे और अपने विरोधियों को ढूंढ निकाला। फिर लड़ाई शुरू हुई। वहां कोई मैदान नहीं था, पूरी जमीन उनके लिए उपलब्ध थी। खुली भूमि पर शासन करना योद्धाओं के लिए अपनी ताकत और क्षमता को सामने लाने के लिए अधिक अनुकूल था। 10,000 योद्धा अखाड़े में उतरे, 5,000 जोड़े बनाए गए। सभी जोड़ों को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। हर कोई हवा में मंडरा रहा था, अपने निर्धारित प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। लड़ाई शुरू होने वाली थी। हवा चली और आसमान पीली रेत से भर गया। धमाका! अचानक धरती हिला देने वाली गर्जना सुनाई दी, जो पूरे आसमान में गूंज उठी। एक साथ 5,000 द्वंद्व शुरू हुए। मार्शल योद्धा अपने विरोधियों की ओर दौड़े और आसमान जगमगा उठा। रोशनी के धधकते हुए समूह लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे पूरी ताकत से लड़ रहे थे, राउंड खत्म करने के लिए अपने पूरे शस्त्रागार का इस्तेमाल कर रहे थे। वो उस समय पूरे महान कियान साम्राज्य का सबसे चमकदार मंच था। कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी अपने पीछे कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहता था। भले ही वे असफल हो जाते, फिर भी वे अपनी रोशनी से चमकना चाहते थे और अपना सब कुछ देना चाहते थे। द्वंद्व युद्ध तेजी से शुरू हुए और उतनी ही तेजी से खत्म भी हुए। कई लोगों को वास्तविक जीवन और मौत की लड़ाई का अनुभव करने में बस 1 सेकंड लगा। हालांकि इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय भी किए गए थे। जब कोई प्रतिभागी द्वंद्व युद्ध हार जाता था, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए टेलीपोर्ट कर दिया जाता था। द्वंद्व युद्ध के बाद 10,000 योद्धाओं में से केवल आधे ही आगे बढ़ पाते थे। 1,00,000 उम्मीदवारों के लड़ने के बाद केवल 50,000 ही बचेंगे। उन्हें यादृच्छिक रूप से दूसरे द्वंद्व युद्ध के लिए पुनः नियुक्त किया जाएगा। बेशक 50,000 अयोग्य ठहराए गए लोगों के लिए अभी भी एक अवसर था। वे उन्मूलन समूह में प्रवेश करेंगे और पुनरुद्धार चरण से गुजरेंगे। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे प्रतियोगिता में फिर से प्रवेश कर सकते हैं। 1,00,000 योद्धा बहुत ज्यादा थे। प्रतियोगिता आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका था, अन्यथा इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता। वांग टैंग अपनी सीट पर बैठ गया और युद्धों का अवलोकन करने लगा। उसके 4 क्लोन 4 अलग अलग स्थानों पर थे और वो सभी मार्शल योद्धाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसके साथ ही वो चुपचाप मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए सभी विशेषता बुलबुले एकत्र कर रहा था। उन्होंने ऐसा राउंड के बीच में किया। प्रतियोगियों के अलावा कोई भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। पता चलने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। हमारे हीरो भी इससे अछूते नहीं रहे, यहां तक कि एलिमिनेशन मुकाबले में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद भी। ईमानदारी से कहूं तो उस चरण के दौरान ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। गिराए गए विशेषता बुलबुले मुख्य रूप से फोर्स या अल्टीमा किस्म के थे, हमारे नायक के लिए बहुत मददगार नहीं थे। ध्यान देने योग्य एकमात्र बात थी उनकी आंखों को चकाचौंध करने वाली तकनीकों की अधिकता। हा, जल्दी देखो, 9 ग्रह से हमारा फेरेनास आगे बढ़ने वाला है। ओह, क्या ये पाका का मार्शल योद्धा नंबर 2 नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह युद्ध के मैदान में प्रवेश करेगा। वह आगे बढ़ गया। जैसा कि पाकर से उम्मीद थी, मैंने उसे खूबसूरती से जीतते हुए देखा। वह वास्तव में शक्तिशाली है। पाकर्स के लड़ाके शुरू से ही कमजोर नहीं थे, वे सिर्फ वांग टैंग से भिड़ने में बदकिस्मत थे। क्या आपको लगता है कि नंबर 2 को बाद में वांग टैंग से मिलने का मौका मिलेगा? ये कहना कठिन है, हो सकता है कि वे एक दूसरे से टकरा जाएं। पाकर्स का नंबर 3 भी आगे बढ़ गया। उसके अहंकारी चेहरे को देखिए, वो फिर से उसी स्थिति में है। मैं वास्तव में उन्हें वांग टैंग द्वारा फिर से दुर्व्यवहार करते देखना चाहता हूं। ग्रह फैंग नान से फैंग युशान वास्तव में समाप्त हो गया था। उसकी प्रतिद्वंद्वी एक महिला थी, जो देखने में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। वो कौन है? वो किस जाति से है? अभी अभी मिली। वो यू किकियाओ है, युआन्युए जाति की एक प्रतिभा। वह युआन्युए ग्रह से है। ज्यादा मछली जैसा, जिसे चीनी में युए क्यूकियाओ भी कहा जाता है। ये कैसा नाम है? क्या यू किकियाओ? मैं ये बात नहीं समझ पाया। ऐसा लग रहा है कि यू किकियाओ कम प्रोफाइल रख रही है। उसने केवल एलिमिनेशन लड़ाई में औसत से थोड़ा नीचे प्रदर्शन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फैंग युशान से अधिक मजबूत होगी। कई लोग उस लंबी महिला की ओर आकर्षित हुए, जिसने कुख्यात फैंग युशान को हराया था, और इस कदम से उसे लोगों की नजरों में जगह मिली थी। कई प्रतिभागियों ने यू किकियाओ को पहचान लिया जब उन्होंने उसे देखा। किसी ने भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वे उससे नहीं टकराएंगे। युआन्युए जाति। वांग टैंग ने बातचीत सुनी और उसकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। राउंड बॉल ने वांग टैंग के दिमाग में ये बात डाली, युआन्युए ग्रह महान कियान साम्राज्य में प्रमुख है। इसकी अर्थव्यवस्था बेहद समृद्ध है और यह संस्कृति और विरासत दोनों में समृद्ध है। युआन्युए जाति इस ग्रह को नियंत्रित करती है। उनकी क्षमता बहुत अधिक है और वे ऐसी प्रतिभाएं पैदा करते हैं जो कभी कभी सितारों से मुकाबला करती हैं। वे बस कम प्रोफाइल रखते हैं। उनकी विशेषता क्या है?
वांग टैंग ने उत्सुकता से पूछा। वो बहुत लंबे समय से महान कियान साम्राज्य में नहीं था और वो छोटे सहायक जितना जानकार नहीं था। राउंड बॉल ने बताया, वास्तव में उनके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी जाति में एक शाश्वत योद्धा है और उनका वंश दुर्लभ है, जिसके कारण उनकी साधना कमजोर नहीं है। युवा नायक ने सिर हिलाकर सवाल खत्म कर दिया। यू किकियाओ ने उस पर एक छाप छोड़ी थी। वो तब से उसके प्रदर्शन पर नजर रखने वाला था। प्रतियोगिता जारी रही और मार्शल योद्धाओं का एक और समूह अपने निर्धारित मुकाबलों के लिए युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वांग टेन की लड़ाई में अधिक रुचि होने लगी क्योंकि इसमें अधिक प्रतिभाशाली योद्धा भाग ले रहे थे। थ्री आइज रेस का वो लड़का भी इतना बुरा नहीं है। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक झटके में खत्म कर दिया। उनकी जाति का महान कियान साम्राज्य में एक बड़ा इलाका है। चूंकि उनकी संख्या काफी है, इसलिए कुछ महान प्रतिभाओं का उभरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सच है, अधिक लोगों का होना बहुत अच्छी बात है। वो आदमी ल्यूक जैसा दिखता है, उनका भेष बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी छिपने की तकनीक वांग टैंग के समान है? इसमें गलत क्या है? ब्रह्मांड में सभी प्रकार की जातियां और धर्मग्रंथ हैं। उनमें से कुछ ल्यूक की छद्मवेश प्रतिभा से प्रेरित थे। वांग टैंग ने शायद कुछ इसी तरह की कला में महारत हासिल की थी। ये बात तो सही है, वांग टैंग ल्यूक नहीं है। वांग टैंग। हे भगवान, मैंने एक खरगोश खोज लिया। खरगोश जाति का एक योद्धा। मुझे यहाँ उनकी तरह का एक योद्धा देखने की उम्मीद नहीं थी। वो इतनी तेजी से कूदती है, उसके प्रतिद्वंद्वी उसे पकड़ भी नहीं पाते। क्या प्रतिभा है! खरगोशों की दौड़ में भाग लेने वाली एक छोटी लड़की लगातार एक लड़ाई में इधर उधर उछल रही थी। वो वास्तव में एक असली गुलाबी खरगोश की तरह लग रही थी क्योंकि वह अपनी गुलाबी पोशाक के साथ हर जगह कूद रही थी। ये बहुत ही हास्यास्पद था। उसके पीछे एक सुअर मानव जाति का व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर दौड़ रहा था। चाहे वो उसका कितना भी पीछा करे, वो उसे पकड़ नहीं पाया। उसने समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन एक बार भी उसे कोई चोट नहीं लगी। तुम भागो मत! सुअर मानव योद्धा सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। वो असहाय और दुखी महसूस कर रहा था। वास्तव में एक खरगोश द्वारा इधर उधर ले जाया जाना, तो क्या मैं तुम्हें मुझे मारने दूं? मैं बेवकूफ नहीं हूं। खरगोश दौड़ वाली लड़की ने आंखें घुमाई। यह एक प्रतियोगिता है, तुम हर समय क्यों भाग रहे हो? दूसरे ने शिकायत की। लड़की ने कहा, जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, इसका मतलब है कि मैं हारी नहीं हूं। लेकिन तुम भी नहीं जीत सकते। मैं तुम्हें पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें थका सकता हूं। सुअर मानव साथी की आंखें चालाकी से घूम गईं। चलो देखते हैं कौन थक जाता है। लड़की ने अपनी प्रतिद्वंद्वी की ओर उंगली उठाई। वो हार मानने को तैयार नहीं थी। सुअर मानव योद्धा वांग टैंग ने भी खरगोश और सुअर के बीच अजीबोगरीब मेल देखा और उसका चेहरा अजीब हो गया। ऐसा हास्यास्पद घटनाक्रम पहली बार देखा था। उनकी लड़ाई पर अन्य लोगों की भी नजर थी। यह वाकई मनोरंजक था। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर तो और भी अधिक उत्साह था। हा, ये बहुत मजेदार है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। क्या ये सुअर और खरगोश के बीच की दौड़ है? खरगोश बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें क्यों मारा? वो सुअर मानव साथी बहुत बदसूरत है। जल्दी करो और हार स्वीकार करो। इस प्रतियोगिता में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ और पुनरुद्धार चरण में संघर्ष करो। सुअर मानव योद्धा, मैं अपमानित हूं, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। किसी तरह मुझे उस सुअर मानव साथी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो कमजोर नहीं है, लेकिन एक खरगोश उसके साथ खेल रहा है। बहुत देर तक लड़की का पीछा करने के कारण सुअर मानव योद्धा का मोटा शरीर पसीने से भीग गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरने के कगार पर है। हे, तुम हार गए। खरगोश दौड़ की लड़की एक झटके में दूसरे के पीछे आ गई। उसके हाथ में गाजर जैसा हथियार दिखाई दिया, जो सुअर मानव की गर्दन पर टिका हुआ था। हा, तुम ही हार गए। वो हंसने लगा। उसका शरीर फुर्ती से एक तरफ मुड़ा और उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और अजीब कोण पर लड़की की पीठ पर वार किया। इस दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया। दर्शक खरगोश लड़की के लिए पसीने से तरबतर हो गए। हर कोई उस युवा खरगोश लड़की के लिए चिंतित था, लेकिन उसकी मुस्कान कभी खत्म नहीं हुई। धमाका! अगले ही क्षण सुअर मानव योद्धा द्वारा पकड़ा गया युद्ध कुल्हाड़ा उसकी पीठ पर आ गिरा और उसका छोटा शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। ये प्यारा सा खरगोश कैसे मर सकता है? लेकिन जल्द ही सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस हरकत के बाद खून नहीं फैला। इसके बजाय लड़की की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। लानत है! सुअर मानव की अभिव्यक्ति बदल गई। हा, तुम हार गए। खरगोश महिला फिर से अपने प्रतिद्वंद्वी के पीछे प्रकट हुई और उसके सिर पर वार किया। धमाक! वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। मौन! सब लोग दंग रह गए। वे खरगोश लड़की को ध्यान से घूर रहे थे। अचानक हुए घटनाक्रम के कारण कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। अरे, अभी क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मैंने कुछ नहीं देखा। तो खरगोश जीत गया। बेशक,
वो सुअर मानव बेहोश हो गया है, बेचारा। यह आश्चर्यजनक है। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर कोलाहल मच गया। दिलचस्प है, वो खरगोश बिजली की तरह तेज है, वांग टैंग ने विजयी लड़की को घूरते हुए कहा। वास्तव में जब सुअर मानव साथी आगे बढ़ा तो वो पहले ही बच निकली थी। दूसरे राजकुमार ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। क्या ये खरगोश की प्रतिभा थी? युवा नायक ने अजीब भाव से पूछा। मुझे नहीं पता था कि उनकी जाति में ऐसी प्रतिभा है। राजकुमार ने अजीब भाव से पीछे देखा। कुलीन व्यक्ति को नुकसान महसूस हुआ। उत्परिवर्तित खरगोश से आपका क्या मतलब है? वो खरगोश जाति से है, असली खरगोश नहीं। वांग टैंग क्या सोच रहा है? वांग टैंग को एहसास हुआ कि दूसरे राजकुमार को कुछ भी पता नहीं था और वो सिर्फ अपना सिर हिला सकता था। उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। क्या होगा अगर मैं सही हूं? उसने खरगोश महिला के नाम पर नजर डाली। तो शियाओबा। सचमुच, इस नाम में क्या है? वांग टैंग नाम सुनकर चौंक गया। तुम अपना नाम तो 8 क्यों नहीं रखते? तो शियाओबा का मतलब है खरगोश 18? खरगोश लड़की अगले दौर में आगे बढ़ने में सफल रही। जब वो उछलकर भागी तो उसके कान गर्व से खड़े हो गए। प्रतियोगिता जारी रही। जल्द ही दूसरा दौर भी समाप्त हो गया और केवल 25,000 योद्धा ही बचे। अगला दौर उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने के लिए मजबूर करेगा। पहला व्यक्ति भूरे रंग का गाउन पहने एक युवक था जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। उसका प्रतिद्वंद्वी वानर जाति का एक मार्शल योद्धा था जिसने 8वें स्तर का अल्टिमा पकड़ रखा था। उसने अपना विशाल ब्लेड उठाया और उसे जोर से घुमाया, जिससे हवा में सुनहरी चमक का निशान बन गया। भूरे रंग के कपड़े पहने युवक ने अपनी तलवार को बहुत ही सहजता से चलाया और तलवार की चमकदार चमक ने भूरे आकाश को जगमगा दिया। सुनहरे ब्लेड की सारी चमक नष्ट हो गई और भूरे रंग के युवक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही पल में हरा दिया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वांग टैंग की नजर तेज हो गई। यह वही भूरे वस्त्रधारी युवक था जिसे उसने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले देखा था, जो हमेशा अपनी तलवार साथ रखता था। हमारे हीरो ने शुरुआत में ही उसे पहचान लिया था और उसे शक्तिशाली माना था। उसके आसपास तलवार की चेतना का हल्का सा संकेत था, इसलिए वो संभवतः तलवार कला में एक विशेषज्ञ केंद्रित और कुशल था। ऐसा लग रहा था कि उनका अनुमान सही था। बहुत बढ़िया। ये युवा योद्धा कौन है? वो कहाँ से आया है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? वो सू जियानचैन है। वो बाइलियू गैलेक्सी से है, जो महान कियान साम्राज्य के अंतर्गत एक मध्यम स्तरीय सभ्यता है। दूर की आकाशगंगा से एक और प्रतिभा, मध्यम स्तर की सभ्यता। उसके पास बोलने के लिए कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं है। अगर आप दूर दराज की बात करें तो वांग टैंग और भी बदतर है। वो एक निम्न स्तरीय सभ्यता से आया था। आपको ये तुलना क्यों करनी है कि किसकी हालत खराब है? उनकी उत्पत्ति जितनी खराब होगी, उनकी क्षमताएं उतनी ही शक्तिशाली होंगी। आपका तर्क अद्भुत है। हालांकि सू जियानचैन की चाल प्रभावशाली है। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से तुरंत निपटा। प्रतियोगिता में एक और काला घोड़ा दिखा। क्या वो तलवारबाजी में माहिर है? तलवारबाजी का वो हमला देखने में साधारण लगता है, फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। इस प्रतियोगिता में कई तलवारबाज हैं। तीसरा राजकुमार उनमें से एक है। मुझे याद है कि वांग टैंग तलवार चलाने में भी माहिर है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी तुलना में वो कैसा प्रदर्शन करता है। मैं अभी भी उत्साहित हूँ। मैं उन्हें एक दूसरे पर वार करते देखना चाहता हूँ। ये गलत लगता है। उसकी शक्ति से चकित होकर कई लोग सू जियानचैन के बारे में बात करने लगे। कुछ लोग तो उसके बारे में जानने के लिए उसके बारे में जानने भी गए। सभी प्रतिभागियों ने अपनी उत्पत्ति और पृष्ठभूमि के बारे में विवरण दर्ज करवाए थे, इसलिए पर्याप्त शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सकता था। यह आसान था। इसके अलावा सू जियानचैन ने अपनी कोई भी जानकारी नहीं छिपाई। वो तियान लुओ साम्राज्य से था और उसका एकमात्र प्रतिनिधि था। सहायक साम्राज्य के लोग उस पर नजर रखे हुए थे। जब उन्होंने उसे अपनी तलवार निकालते देखा तो उच्च अधिकारी उत्साहित हो गए। हालांकि उनमें से कोई भी व्यक्तिगत रूप से उनका उत्साहवर्धन करने नहीं गया। वे अपने साम्राज्य में सीधा प्रसारण देख रहे थे। तियान लुओ ग्रह, तियान लुओ शहर, महानगर के केंद्र में एक भव्य महल के भीतर तियान लुओ साम्राज्य का सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका शरीर लंबा और थोड़ा धुंधला था। उसका चेहरा साफ साफ देख पाना मुश्किल था। ब्रह्मांड मंच के योद्धा सम्राट के बगल में 2 पंक्तियों में बैठे थे। उन सभी की आभा बहुत शक्तिशाली थी, इतनी तीव्र कि उन्हें सीधे देखना मुश्किल था। उनके सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर लीग ऑफ टैलेंट्स का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था। महाराज, जियानचैन को शीर्ष 1000 में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तियान लुओ साम्राज्य के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने सम्मानजनक लहजे में कहा। हाँ, जियानचैन की क्षमता महान कियान साम्राज्य के मुख्य गुटों की प्रतिभाओं के बराबर है। सम्राट एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा था। उसने संतुष्टि के साथ सू जियानचैन को देखा। यह उसका प्रिय शिष्य था। यदि जियानचैन अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे तो वह वांग टैंग के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है, एक अन्य ब्रह्मांड मंच योद्धा ने कहा। यह सही है।
वांग टैंग एक निम्न स्तरीय सभ्यता से आया था और उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई शाश्वत चरण योद्धा नहीं था। हमारा जियान चैन अलग है। महामहिम ने उसे व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है। उसने केवल पहले दौर के दौरान एक लो प्रोफाइल रखा, एक तीसरे ब्रह्मांड विशेषज्ञ ने कहा। अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसने पहले दौर में बहुत अधिक प्रयास बर्बाद नहीं किया क्योंकि वो इसे आसानी से पास कर सकता था, अन्यथा उसका रैंक अधिक होता। तियान लुओ सम्राट ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि वो वांग टैंग को हरा सके। सारा ध्यान और लोकप्रियता जियानचेन के लिए कदम बढ़ाने का पत्थर होगी। हमारा तियान लुओ साम्राज्य निश्चित रूप से इस प्रतिभा लीग में सबसे अलग दिखाई देगा। नीचे बैठे सभी ब्रह्मांड मंच विशेषज्ञ उत्साहित थे। युद्धगृह के खुले मैदान पर कई तेज तलवार योद्धाओं ने सू जियानचेन के तलवार के हमले को देखा। उन्होंने भूरे परिधान वाले इस युवक को गंभीर दृष्टि से देखा। कितना शक्तिशाली तलवार प्रहार है, द्वितीय राजकुमार ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। दूसरी तरफ लिंग यांगक्सू ने अपनी पीठ सीधी की और भूरे रंग के कपड़े पहने युवक को घूरकर देखा। एक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी। उसे उम्मीद थी कि वो लड़का उसे निराश नहीं करेगा। लेन कियानक्सू शांत और संयमित रही, लेकिन उसकी निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। जहां तक बर्कशायर का प्रश्न है, तो उन्होंने मुस्कुराकर नए तलवारबाज को दिलचस्पी और उत्साह के साथ परखा। गॉट ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी। मेरे जहर प्रयोगों के लिए एक और उम्मीदवार। उसने अपने जहर का इस्तेमाल कई तलवारबाजों को मारने के लिए किया था, लेकिन उनसे निपटना आमतौर पर मुश्किल होता था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो चोटें लग जाती। तीसरे राजकुमार ने अपनी मुट्ठी भींच ली जब उसे अचानक याद आया कि उसे हर जगह अपनी तलवार ले जाने की आदत नहीं है। हथियार उसके लिए सिर्फ औजार थे, इसलिए वो उन्हें हमेशा अपने अंतरिक्ष उपकरणों में रखता था। सू जियानचेन की तलवार की चमक से उत्तेजित होकर उसे अपनी तलवार पकड़ने की इच्छा हुई। 2 घंटे बाद कई मुकाबले समाप्त हो गए और बचे हुए उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई। हालांकि मुकाबले और भी ज्यादा जोरदार थे। एक अन्य योद्धा ने भव्य उपस्थिति दर्ज कराई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो एक आदमी था जिसने काली टोपी पहन रखी थी, जिससे दर्शक उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वो वास्तव में बहुत घमंडी किस्म का नहीं था। फिर भी वो एक लड़ाकू योद्धा को कुचलकर मार डालने में सफल रहा, क्योंकि उसने अपनी मांसल शल्क से ढकी हुई भुजा को केप के नीचे से बाहर निकाला था। यह सही है, कुचलकर मार डाला गया। अखाड़े का सुरक्षात्मक तंत्र सर्वशक्तिमान नहीं था। ये योद्धा को समय पर नहीं बचा सका। टोपी पहने योद्धा तेज और निर्दयी था। उसने शुरू से ही जानलेवा हमला किया। वांग टैंग से कुछ ही दूरी पर पाका परिवार का स्ट्रेची बदसूरत चेहरा दिखाते हुए उछल पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण शिकार उनके परिवार का एक योद्धा था। ये पाका का योद्धा नम 2 या नम 3 नहीं था। वांग टैंग उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। हालांकि लिंग यांगक्सू उसे जानता था। यह नंबर 4 था। वो कौन है? क्रोध ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी क्रोधित हो गया। शीर्ष 1000 में प्रवेश करने का मौका पाने वाला एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा ऐसे ही मारा गया। ये बहुत बड़ी क्षति थी। इसके अलावा दूसरे पक्ष को पाका परिवार की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके एक आदमी को मार डाला। कैसा अपमान! वे इसे सहन नहीं कर सके। वो स्केल लिजर्ड प्रजाति का वालमोंट है, वाल्टेरो ने कुछ खोजबीन के बाद जवाब दिया। स्केल लिजर्ड जाति? उसने मेरे परिवार के एक मार्शल योद्धा को मारने की हिम्मत कैसे की? पारिवारिक विशेषज्ञ के शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह हवा में फैल गए, जिससे लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो सरीसृप जाति शक्तिशाली नहीं थी। महान कियान साम्राज्य में उनकी स्थिति कम थी और उनके पास कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं था। और फिर भी उनमें से एक ने पाका में से एक को मारने की हिम्मत की थी। ये घटनाओं का एक नाटकीय मोड़ था। हालांकि ये प्रतिभाओं की लीग थी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी के पास अपना क्रोध प्रकट करने का कोई रास्ता नहीं था। वांग टैंग ने अपनी असली आंख का इस्तेमाल किया और उस योद्धा की शक्ल को याद कर लिया। जब भी मौका मिलता, वो उस साथी को धन्यवाद देता। यह आश्चर्यजनक है, उस आदमी ने पाकस के एक अन्य योद्धा को मारने में उसकी मदद की। दूसरा राजकुमार दंग रह गया। उसने स्ट्रेची की ओर देखने से पहले वेलमोंट को करीब से देखा। कोई भी बता सकता था कि वो बहुत गुस्से में था। स्ट्रेची को क्रोधित करने के बाद टोपी पहने हुए उस व्यक्ति का क्या होगा? हालांकि वो काफी सक्षम लग रहा था। किसी ने यह नहीं देखा कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे मारा। स्ट्रेची, शांत हो जाओ। यह एक प्रतिस्पर्धा है, हताहत होना आम बात है। वांग टैंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सांत्वना दी। स्ट्रेची ने अचानक मुड़कर उसे घूर कर देखा। दूसरे राजकुमार को असमंजस की स्थिति महसूस हुई। वांग टैंग को मुसीबत में पड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या वो आग में घी डालने का काम नहीं कर रहा है? लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे परिवार के योद्धा थोड़े कमजोर हैं। वे अखाड़े में घुसते ही मारे गए। क्या वे वाकई प्रतिभाशाली हैं? वांग टैंग ने उसकी तीखी नजर को अनदेखा करते हुए उकसाना जारी रखा।
दूसरा राजकुमार स्ट्रेची ने अपना गुस्सा दबाया और ठंडे स्वर में बोला, वांग टैंग, क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ, क्या तुम नाराज हो? वांग टैंग ने डरने का नाटक किया। उसने दूसरे को याद दिलाया, बकवास मत करो, मेरे और तुम्हारे बीच मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ है, अगर तुम अभी कोई कदम उठाते हो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया लेकिन सभी को नियम पता थे, अगर वे बाहर लड़ेंगे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। 7 तारकीय अकादमियां उन्हें अनुचित व्यवहार करने की अनुमति नहीं देंगी। स्ट्रेची का चेहरा कई बार बदला, हालांकि अंत में वो खर्राटे लेता हुआ बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वांग टैंग ने दया से अपना सिर हिलाया। दूसरा राजकुमार, इसमें दया करने वाली क्या बात है? प्रतियोगिता जारी रही। आधा दिन बीत गया और अधिक योद्धा बाहर हो गए। शेष उम्मीदवार अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी चरम सीमाएं और युद्ध तकनीकें अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थीं। इसके अलावा वे सभी अनुभवी लड़ाके थे। इस कारण से हर एक द्वंद्व रोमांचक हो गया। सभी प्रकार की युद्ध तकनीकें सामने आई और आसमान में अलग अलग चरमपंथी हमले हुए। दर्शक उत्साहित थे। उनका उत्साह और महत्वाकांक्षा जगी हुई थी क्योंकि वे सपना देख रहे थे कि वे ही वहां खड़े हैं और सभी प्रतिभाओं के साथ लड़ रहे हैं। अगर वे प्रतियोगिता में भाग ले पाते तो उन्हें जीवन में कोई पछतावा नहीं होता। यह एक स्वर्णिम युग था। कई योद्धाओं ने रिवाइवल राउंड में अपना रास्ता बनाया और शीर्ष 1000 स्थानों के लिए लड़ने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ को फिर भी बाहर कर दिया गया, लेकिन अन्य ने कठिनाइयों और खतरों का सामना किया और आगे बढ़ने में कामयाब रहे। 3 दिन बीत गए। अंततः शीर्ष 1000 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया। कई प्रतिभाशाली योद्धा अपनी असली शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद भीड़ के सामने आए, जिससे उन्हें थोड़ा अधिक ध्यान और समर्थन प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए यू क्यूकियो, तु शियाओबा और सू जियानचेन अखाड़े की लड़ाई के बाद नए पसंदीदा खिलाड़ियों में से थे। अधिकांश लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि तु शियाओबा शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सका। हालांकि वो तेजी और अप्रत्याशितता के साथ शीर्ष 1000 तक पहुंचने में सफल रही। ये हैरान करने वाला था। वांग टैंग भी हैरान रह गया। इससे उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उनका अनुमान था कि वह एक उत्परिवर्तित खरगोश थी। वो ये देखकर भी दंग रह गए कि पाकस के योद्धा नंबर 2 और नंबर 3 शीर्ष 1000 में जगह बनाने में कामयाब रहे। वे पहले राउंड में बाहर नहीं हुए, यहां तक कि दूसरे राउंड के अंत तक भी टिके रहे। कितना दृढ़ निश्चयी। इसके अलावा पाकस के 2 योद्धाओं को बाय मिली। स्ट्रेची और लैंडन दोनों ही वांग टैंग के करीब बैठे थे क्योंकि वे जोन 1 में शीर्ष 10 में प्रवेश कर चुके थे। पाकस परिवार अपने मार्शल योद्धाओं को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता है। वांग टैंग ने सोचा। उसकी नजर तेज हो गई। नहीं, शीर्ष 1000 लोगों को 7 तारकीय अकादमियों में प्रवेश करने का अधिकार है। मुझे उन्हें फिर से धोखा देना होगा। यह विचार उसके मन में आया और वहीं रह गया। इस मामले में वो संकीर्ण सोच वाला था। पाकर ने हर मौके पर उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो उन्हें इतना अच्छा अवसर हाथ से जाने नहीं देगा। युद्ध के मैदान में हत्या की अनुमति थी। मुक्कों की कोई आंखें नहीं होती। काली टोपी वाले आदमी ने पहले भी ऐसा किया था। ये संभव होना चाहिए, बशर्ते कि उसने सुरक्षा तंत्र के सक्रिय होने से पहले ही प्रतिद्वंद्वी को मार दिया हो। पाकर्स के योद्धा क्रमांक 2 और क्रमांक 3 को लगा कि कोई बुरी मंशा उन पर मंडरा रही है, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या हो रहा है? क्या काली टोपी वाला आदमी हमारी तरफ देख रहा है? युद्ध क्षेत्र में शीर्ष 1000 का अंततः निर्णय हो गया। 99,996 मार्शल योद्धाओं से 1000 मार्शल योद्धाओं तक उन्मूलन दर उच्च थी। खैर, ये प्रतिभाओं की लीग थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रतिभाएं करोड़ों में एक थीं। द्वितीय राजकुमार, स्ट्रेची और अन्य प्रतिभाशाली लोग बेचैन थे। वे सभी युद्ध के लिए उत्सुक थे। सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सामान्य लड़ाके उनके ध्यान के लायक नहीं थे। वे केवल शीर्ष 1000 उम्मीदवारों में रुचि रखते थे। शीर्ष 1000 का चयन हो चुका है। हम अब से 10 दिन बाद अंतिम मुकाबला शुरू करेंगे, गहरी और शक्तिशाली आवाज ने कहा। यह आवाज आसमान से नीचे आ रही थी और अखाड़े में गूंज रही थी। 10 दिन बाद घोषणा सुनकर भीड़ निराश हो गई। वे लगातार 3 दिनों तक सभी मैचों पर हावी रहे, लेकिन किसी को भी बोरियत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वे अधिक व्यस्त महसूस कर रहे थे। ग्रह अवस्था और उससे ऊपर के योद्धाओं के लिए बिना भोजन या पानी के 3 दिन गुजारना आसान था। पलक झपकते ही दिन बीत गए। प्रतियोगिता देखना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि थी। इसके अलावा शीर्ष 1000 उम्मीदवारों के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होने वाला था। प्रत्येक क्षेत्र के शीर्ष 10 योद्धा अंततः भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता का सबसे आकर्षक हिस्सा था। वे अचानक विराम कैसे सहन कर सकते थे? मत जाओ, आगे बढ़ो। हालांकि कोई भी प्रतिभा लीग के नियमों को नहीं बदल सकता था। कई अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों के दौरान घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें आराम करने और स्वस्थ होने के लिए समय की आवश्यकता थी। वांग टैंग और अन्य लोगों ने उस विशाल भूभाग को नहीं छोड़ा जहां युद्ध का मैदान था। वे अपनी सीटों पर साधना करने लगे। 10 दिन जल्दी ही बीत गए। प्रतियोगिता जारी रही। सभी दर्शक रोमांचित थे।
वे अलग अलग क्षेत्रों के शीर्ष 10 योद्धाओं को देख रहे थे। ये प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण था। 1000 योद्धा जो बेतरतीब ढंग से मुकाबलों में अपना रास्ता बना रहे थे, गंभीर दिख रहे थे। वे सभी बीच हवा में तैरते 10 पत्थर के मंचों को घूर रहे थे। कुछ मायनों में इन मंचों पर उपस्थित प्रतिभागी सभी प्रतियोगियों में सबसे मजबूत थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें कम आंकने की, यहाँ तक कि यू क्यूकियो, तु शियाओबा, सु जियानचेन या हाल ही में लोकप्रिय हुए लोगों में से किसी ने भी उन्हें छोटा करने की हिम्मत नहीं की। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर कई लोग उत्साहित थे और सोच रहे थे कि क्या नए पसंदीदा विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष 10 के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। सेना के युद्ध किले के अंदर शाश्वत मंच जनरलों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और स्क्रीन पर देखा। उन्होंने पिछले मुकाबले नहीं देखे थे, लेकिन वो लीग का अंतिम मुकाबला था। वे भी इसे बहुत महत्व देंगे। क्या वांग टैंग अंत तक चल पाएंगे? शाही परिवार के अंतरिक्ष यान में शाही परिवार का अधेड़ व्यक्ति शांति से अपने आप से बुदबुदाता हुआ बोला, आओ देखते हैं तुम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या वो क्राउन प्रिंस होगा या वांग टैंग? यूमिन ग्रह पर वू जिनग्युन, ओल्ड हान और कई अन्य लोग स्क्रीन के सामने ध्यान से बैठे थे। वांग टैंग कितनी दूर जा सकता है? पृथ्वी पर नागरिकों के दिल आशापूर्ण उत्साह से भर गए और कामना करने लगे कि वांग टैंग प्रतिभाओं की लीग में हीरे की तरह चमकेगा। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही उनमें से अधिकांश को अभी भी इस बात पर संदेह था कि क्या युवा नायक शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है। अब उन्हें लगा कि वांग टैंग में शीर्ष पदों के लिए लड़ने की क्षमता और अधिकार है। उनका हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि एलिमिनेशन राउंड में उनका प्रदर्शन असाधारण था। इसलिए उन्हें विश्वास था कि वो महान कियान साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों से लड़ सकता है। जी जियोमिन, हान जू और युवा मार्शल योद्धाओं ने परस्पर विरोधी भावनाएं महसूस की, ईर्ष्या, प्रशंसा और कड़वाहट। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी कितनी दूर तक जा सकता है। बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के अंतरिक्ष यान पर लिन चौहान ध्यान से स्क्रीन को देख रही थी। उसकी नजर उस व्यक्ति पर टिकी हुई थी। युवा नायक को जानने वाले सभी लोग प्रतियोगिता देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या ये युवा, जो एक दूरस्थ और अविकसित ग्रह से आया है, महान कियान साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मान सिंहासन का दावा करने में सक्षम होगा। पृथ्वी आभासी ब्रह्मांड नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, इसलिए अनगिनत पृथ्वीवासी भी लीग की कार्यवाही देख रहे थे। वे प्रतिभाएं अपने क्षितिज का विस्तार कर रही थीं, जबकि वांग टैंग की प्रगति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। क्या हमारे ग्रह का यह आदमी इतना बड़ा हो गया है? वो उच्च स्तरीय सभ्यताओं के शीर्ष प्रतिभाओं से भी लड़ रहा था। यह अविश्वसनीय था। पाका परिवार के अंतरिक्ष यान फ्यूरियस फ्लेमिंग यूनिवर्स पर लॉर्ड का चेहरा स्याही की तरह काला था। क्या आपने स्ट्रेची और अन्य लोगों को सूचित कर दिया है? बलवान सरदार ने पूछा। वाल्ट्रू ने पलकें झपकाई। हाँ, इस बार हमें वांग टैंग और वेलमोन से छुटकारा पाना होगा। जो कोई भी हमारे परिवार को नाराज करेगा, उसे मरना होगा। उसका स्वर हिम्मत की तरह ठंडा और अडिग था। स्ट्रेची और लैंडन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, वाल्टेरू ने कहा। कैवेंडिश परिवार के अंतरिक्ष यान पर डुबोइस, बोर्ला और परिवार के अन्य सदस्य स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे। उनका ध्यान वांग टैंग और अपने लोगों पर था। टिमोथी के अलावा उनके परिवार से कुछ अन्य प्रतिभाएं भी थीं जो शीर्ष 1000 में जगह बनाने में सफल रहीं। उनके पास 7 तारकीय अकादमियों में से एक में प्रवेश करने का अच्छा मौका था। कैवेंडिश परिवार भी 8 ड्यूकडम में से एक था। वे पाका से कमजोर नहीं थे। 8वां ड्यूकडम युद्ध क्षेत्र में हजारों मार्शल योद्धाओं को देख रहे थे। अपनी प्रतिभा पर ध्यान देने के अलावा वे वांग टैंग और क्राउन प्रिंस जैसी उत्कृष्ट प्रतिभाओं पर भी नजर रख रहे थे। बैंग बैंग बैंग, जब सभी लोग प्रतियोगिता को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, तभी अचानक युद्ध का मैदान हिल गया और हिंसा के साथ युद्ध के नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। उत्साहवर्धक, भव्य, ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत योद्धा ढोल बजा रहे हों। अचानक होने वाली गगनभेदी ढोल की आवाज बादलों तक गूंज उठी। बहुत देर तक आकाश में एक राजसी आभा छाई रही। ये सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए और गंभीर हो गए। ढोल की ध्वनि के साथ उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उनके शरीर में खून का दौरा पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विशाल युद्धभूमि के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू करने वाले हैं। कैसा अप्रत्याशित दृश्य है। वांग टैंग ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर ली। युद्ध के नगाड़ों से उसकी दिल की धड़कन भी प्रभावित हो रही थी। वो अपनी नाड़ी को धीमा नहीं कर पा रहा था, भले ही वो ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ढोल की थाप में कुछ जादुई बात थी। ये तो बस एक प्रतियोगिता है, क्या उन्हें ऐसा करना ही होगा? उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, हंसी और आंसू के बीच। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने उसकी ओर देखा। यह आदमी वाकई बहुत साहसी है, जो वास्तव में 7 महान अकादमियों के कार्यों का उपहास करने की हिम्मत रखता है। उसे इस बात का डर नहीं था कि वे उसके खिलाफ साजिश रचेंगे। युवराज भी उसकी ओर देखे बिना न रह सके। उन्होंने भी महसूस किया कि यह अतिशयोक्ति थी, लेकिन आखिरकार यह अकादमियों की व्यवस्था और अपने आप में एक परंपरा थी। उस समय बोलना अच्छा नहीं था। खांसी।
वांग टैंग ने जब देखा कि हर कोई उसे घूर रहा है तो वो सीधा खड़ा हो गया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे उसने कुछ कहा ही न हो। मौन शेष बचे 1000 योद्धाओं के अवतार और नाम प्रकाश क्षेत्र पर प्रकट हुए। फिर ये तेजी से बदलने लगा। हर कोई हिल गया। उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान दिया। परिणाम आ गए। वांग टैंग बनाम वैड हॉन्फना। प्रकाश क्षेत्र पर हुई घोषणा से सभी लोग दंग रह गए। वहां हंगामा मच गया। वांग टैंग, यह वांग टैंग है। वांग टैंग पहले युद्ध में उतरेगा। कितना रोमांचक। चैंपियनशिप के लिए एक लोकप्रिय दावेदार अभी से सामने आ रहा है। हा, हमने इतने दिन व्यर्थ इंतजार नहीं किया। मैं उत्साहित हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग उत्साहित हैं या नहीं। मैं ठीक हूँ। ज्यादा उत्साहित मत होइए। क्या ये संयोग है? यह सचमुच। क्या ये संयोग है? 7 तारकीय अकादमियां शायद अब और इंतजार नहीं कर सकती। वैड पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? वैड कौन है? वैड बैकक्वोट। जब लोगों ने देखा कि वांग टैंग सबसे पहले युद्ध में उतरा तो वे दंग रह गए। दिलचस्प। लेकिन जल्द ही वे स्क्रीन पर घबराए हुए नायक को दिलचस्पी से देखने लगे। वांग टैंग अपनी सीट पर बैठकर प्रतियोगिता देखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऊपर जाकर मुकाबला करना होगा तो वे थोड़ा घबरा गए। ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। वो 5 निषिद्ध क्षेत्रों में शीर्ष पर रहा। उसके लिए पहले दावेदारों में से एक के रूप में चुना जाना काफी मुश्किल होना चाहिए था। अब उसे संदेह होने लगा कि पहले मैच में उसे फंसाने के लिए प्रकाश क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। वांग टैंग, जल्दी करो, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दूसरे राजकुमार ने कहा, जो अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सका। ये लड़का वास्तव में प्रथम है। ये बहुत बढ़िया है। बहुत से लोग ये देखना चाहते थे कि वो वास्तव में कितना शक्तिशाली है। पहले दौर में युवा नायक ने एलिमिनेशन लड़ाई में अवसरों को जब्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने वास्तव में अपने बड़े हमलों को छोड़कर बहुत अधिक फैंसी चालें नहीं चली। कोई भी कुछ और नहीं देख पा रहा था। वो उसे देखने का सबसे अच्छा समय था। स्ट्रेची, जी हाओ चेन, टिमोथी, तीसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने भी इसी तरह के विचार साझा किए। वे सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जादुई जानवर हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस बात से बहुत खुश हैं? वांग टैंग ने दूसरे राजकुमार की ओर देखते हुए कहा। दूसरे राजकुमार ने अपना चेहरा सीधा किया और इनकार किया। सच में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तुम्हें अपने पोकर फेस पर काम करना चाहिए। वांग टैंग को लगा कि वो असमंजस में है। उसने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। मिलनसार कुलीन व्यक्ति और बाकी लोगों ने अचानक अपनी भौहें उठाईं। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि युवा नायक उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, तथा किसी समय वो पत्थर के मंच को छोड़ चुका था। वांग टैंग का शरीर अचानक आकाश में प्रकट हुआ। उसके सामने एक मोटा युवक खड़ा था, जो उसकी लंबाई से कम 3 गुना लंबा था। वो लगभग एक गेंद जैसा दिख रहा था। यह वांग टैंग का प्रतिद्वंद्वी था, वैड। तेज। अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रवेश से वो बड़ा आदमी दंग रह गया। उसने आंखें सिकोड़ी और कड़वाहट से मुस्कुराया। वांग टैंग बहुत तेज था। उसे ये भी पता नहीं चला कि वो कैसे आ गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो 5 अलग अलग क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। वो खुद को बदकिस्मत महसूस कर रहा था। पहले मैच में ही इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने के कारण उसकी जीत की संभावना बहुत कम थी। वांग टैंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और अजीब भाव से पूछा, क्या आपका कोई भाई है जिसका नाम डुआनडे है? डुआनडे? वैड कुछ देर के लिए अचंभित रह गया। उसे उलझन महसूस हुई। फिर उसने तेजी से अपना सिर हिलाया। नहीं। क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनका नाम क्यूडे है? वांग टैंग ने फिर पूछा। चीनी भाषा में क्यूडे का मतलब बेईमान होता है। ये शब्द उनके नाम वैड से लिया गया है। क्यूडे? वैड को समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दे। मेरा कोई भाई नहीं है। ठीक है। वांग टैंग निराश था। वैड ने दूसरे की ओर देखा। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इस निराश चेहरे का क्या मतलब है? क्या मेरा कोई भाई होना चाहिए जिसका नाम क्यूडे या डुआनडे हो? बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। वांग टैंग ने खिलवाड़ करना बंद कर दिया। रुको, रुको, थोड़ा रुको, बड़े भाई, बड़े आदमी ने चिंतित होकर पुकारा। बड़े भाई? वांग टैंग उलझन में था और उसने पूछा, किस लिए? वैड ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा, ठीक है, क्या आप मेरे साथ नरमी से पेश आ सकते हैं? वांग टैंग, यह मोटा आदमी इतना कायर क्यों है? क्या ये ठीक है? वैड ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और अपनी छोटी, चिंतित आंखों से वांग टैंग को देखा। यह असंभव नहीं है। वांग टैंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा उग्र नहीं होऊंगा। चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग उनकी बातचीत सुनकर हंस पड़े। हा, ये बहुत मजेदार है। यह आदमी इतना डरपोक क्यों है? वांग टैंग से भी उसके साथ नरमी से पेश आने के लिए कहना। वैड, बकवास, ये कायरता नहीं है, यह मेरी सावधानी है। ठीक है, सावधान रहना। मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूं।
ये पहली बार है जब मैंने इतना अजीब ओपनिंग मैच देखा है। वान टैंग बहुत ताकतवर है, उसने मोटे आदमी को भी स्तब्ध कर दिया। मुझे अचानक वैड पर दया आ गई। आइए वैड के लिए 3 मिनट की सहानुभूति रखें। वैड, क्या आप नम्र हो सकते हैं? वान टैंग, ठीक है, मैं अनिच्छा से सहमत हो जाऊंगा क्योंकि तुम काय हो। शुरू करना। मानो उनकी बातचीत से अचंभित होकर प्रकाश क्षेत्र ने एक जोरदार आवाज निकाली जो दोनों को आग्रह कर रही थी। वान टैंग और वैड गंभीर दिख रहे थे। धमाका। अगले ही क्षण दोनों आकृतियां अपने पूर्व स्थानों से गायब हो गईं और आपस में टकरा गईं, जिससे प्रकाश की धारियां उत्पन्न हो गईं। वान टैंग ने अपनी तलवार थामी और कुल्हाड़ी से वार किया। दोनों हथियार आसमान में टकराए, जिससे एक चमकदार रोशनी पैदा हुई। हमारे नायक ने अपने प्रतिद्वंद्वी की अग्नि शक्ति का सीधा मुकाबला करने के लिए जल शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी अन्य विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं देने का निर्णय लिया। अच्छा, तुम भेड़ की खाल में भेड़िया हो, मोटे। वान टैंग मुस्कुराया जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से निकल रही ताकत को महसूस किया। आपने गलत समझा, बड़े भाई। मैं बहुत मोटा हूं, बस एक मोटी भेड़। मैं भेड़िया नहीं हो सकता। वैड मुस्कुराया। दिलचस्प, फिर से आओ, वान टैंग ने हंसते हुए कहा। वो फिर से गायब हो गया और अपनी तलवार को दूसरी दिशा से घुमाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर वार किया। वैड का मोटा शरीर आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला था। वो एक छोटे से क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा, बाल बच गया और हमला करने की पहल की। दोनों के बीच हवा में 1 दर्जन बार टकराव हुआ, जिससे विस्फोट की आवाजें उत्पन्न हुई। ये थोड़ा गलत लगता है। स्क्रीन पर दिखाए गए गर्मागर्म युद्ध को देखकर हर कोई चकित रह गया। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर किसी ने कहा, वो मोटा आदमी थोड़ा शक्तिशाली लगता है। अरे, इस मोटे आदमी की पिछली लड़ाइयों को तो देखो। वो हमेशा कायरतापूर्ण हरकतें करता है, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी तरह अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाता है। अरे, तुम सही हो, मैं तो उसके रूप रंग से लगभग धोखा खा गया था। यह मोटा आदमी बाघ को पकड़ने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा है। चालाक आदमी। अरे, क्या तुम भूल गए हो कि सबसे धोखेबाज वान टैंग है? वान टैंग और वैड की लड़ाई शीर्ष 1000 में से पहली लड़ाई असाधारण रूप से तीव्र थी। चर्चाएं बाईं और दाईं ओर उड़ गईं। मोटे आदमी और उसकी चालाकी के बारे में बहुत सी टिप्पणियां की जाती थीं। वो हमेशा डरपोक दिखाई देता था, जबकि वास्तव में वो अपनी योग्यता छिपा रहा था। किसी ने बेहतर विश्लेषण के लिए उसके पिछले मुकाबलों के वीडियो खोज निकाले और पाया कि वो हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को किसी कठिनाई से हरा देता था, और ऐसा संयोग से ही होता था। इसीलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था। सोचिए कि वो व्यक्ति अपनी असली योग्यता छुपा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो शीर्ष 1000 में आ सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो वान टैंग के खिलाफ जा सकता है। यद्यपि यह मिलान आकस्मिक था, फिर भी उन दोनों का मिलना उचित था। स्वर्ग की अपनी योजनाएं हैं। धमाका। हवा में विस्फोट हुए। दोनों आकृतियां एक पल के लिए दूर हो गईं। वान टैंग शांति से हवा में टहल रहा था, जबकि फैटी वैड भारी सांस ले रहा था। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। सभी लोग उस बड़े आदमी को उत्सुकता से देखने लगे। अगर वो आदमी जानता कि वे क्या सोच रहे हैं तो वो उन पर थूक देता। अभिनय। मैं लगभग थक चुका हूं। इस बार यह नकली नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी विकृत है, जो हिंसक प्रहारों से अप्रभावित प्रतीत होता है। क्या उस प्रहार के बाद वो थका हुआ महसूस नहीं करेगा? बुरा नहीं है। वान टैंग ने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और आगे बढ़ा। बड़े भाई, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम नरमी से पेश आओगे। वैड हकलाया। अनजाने में पीछे हटते ही उसके होठों के कोने कांपने लगे। मैं पहले से ही कोमल हो रहा हूं। वान टैंग ने दूसरे को मासूमियत से देखा। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? वैड, बॉस, क्या आपको सौम्य शब्द के अर्थ के बारे में कोई गलतफहमी है? तुम्हारे पास और क्या तरीके हैं? अगर बस इतना ही है, तो इस मैच को खत्म करने का समय आ गया है, युवा नायक ने कहा। पानी की अल्टिमा उसकी युद्ध तलवार के चारों ओर घूम गई, जिससे हवा में छींटों की एक सिम्फनी बन गई। रुको, रुको, वैड जल्दी से चिल्लाया। यह क्या है? वान टैंग ने उसकी ओर देखा। मुझे एक आखिरी चाल चलने दो, बस एक और। वैड ने एक उंगली उठाई। आप कोशिश कर सकते हैं, वान टैंग ने शांति से उत्तर दिया। वैड ने मुंह में लार भर ली। उसके शब्द खतरे से भरे लग रहे थे, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि यह किस बारे में था। हालांकि वह हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने शर्त लगाने का फैसला किया। उसकी नजर तेज हो गई। उसके शरीर में मौजूद शक्ति हिंसक रूप से मंथन करने लगी, जो उसके युद्ध के कुल्हाड़ी पर इकट्ठा होने लगी। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। हाय, क्या ये डोमेन की शक्ति है? वान टैंग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोटा आदमी इसे समझ लेगा। लेकिन उनके निर्णय के आधार पर डोमेन को केवल प्रथम स्थान दिया गया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति को इसे क्रियान्वित करने में कठिनाई हो रही थी। वैड को पता था कि उसका डोमेन शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसने प्रभाव को फैलाने का विकल्प नहीं चुना।
इसके बजाय उसने इसे अपने हथियार पर केंद्रित किया ताकि एक शक्तिशाली हमला किया जा सके। कुल्हाड़ी हिली और एक विशाल अग्नि शक्ति निकली, जो आकाश में एक विशालकाय जानवर की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्रित हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उस विशालकाय जानवर के शरीर के भीतर एक बवंडर घूम रहा हो। आग की विशाल मात्रा से बहुत तेज उतार चढ़ाव हो रहा था। गर्जन, जानवर की दहाड़ हवा में गूंज उठी, एक भयंकर कोलाहलपूर्ण ध्वनि जिससे जमीन हिल उठी। डोमेन, दूसरे राजकुमार ने आंखें सिकोड़कर जानवर की रूपरेखा को देखा। आश्चर्य छिपाया नहीं जा सका। वे नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति कहां से आया था, फिर भी वो एक क्षेत्र को समझने में सक्षम था। सभी लोग उस विशालकाय जानवर को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे इस हमले में एक डोमेन की शक्ति का एहसास हो रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस साधारण से दिखने वाले मोटे आदमी ने डोमेन की शक्ति को समझ लिया? सचमुच, क्या कोई डोमेन इतना आसान है? हर किसी के पास ये क्यों है? मेरे बड़े ने मुझे बताया कि इस विशालकाय जानवर में एक डोमेन पावर है। यह मजबूत नहीं है, लेकिन यह अपने शरीर के भीतर कसकर दबा हुआ है। इसका कोई हिस्सा बाहर नहीं फैलता है। ये शक्तिशाली नहीं है। चलो, यह एक दिव्य मंच योद्धा है। हे भगवान, क्या वान टैंग इसका विरोध कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है? वान टैंग भी एक डोमेन बुला सकता है, और यह बहुत शक्तिशाली है। जब सभी लोग आभासी प्राणी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, वैड ने आंखें सिकोड़ ली। उसने अपने शरीर की सारी शक्तियां निकालकर उस विशालकाय जानवर में डाल दी थी। एक चीख के साथ उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को नीचे की ओर घुमाया। गर्जन, विशालकाय जानवर दहाड़ता हुआ युवा नायक की ओर एक जीवित जानवर की तरह झपटा। उसके शरीर में बवंडर बहुत तेज गति से घूम रहा था। उसके भीतर एक भयंकर ऊर्जा उबल रही थी। वान टैंग ने अपना सिर हिलाया। उसके हाथ पर एक सामान्य सी दिखने वाली तलवार बनी हुई थी और उसने हल्के फुल्के अंदाज में वार करके जवाब दिया। विशालकाय जानवर की रूपरेखा में एक नीली तलवार की चमक दिखाई दी। वो प्राणी हवा में ही रुक गया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। वैड के चेहरे पर उदासी छा गई, फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस बार यह वास्तविक था, यह इससे अधिक वास्तविक नहीं हो सकता। धमाका, एक जोरदार विस्फोट के बीच विशालकाय आभासी प्राणी फट पड़ा। उसके भीतर की भयानक ऊर्जा ने अपना जहाज खो दिया और बिना रोक टोक के बह गई। जमीन पर फैले बल के कारण भयंकर नरक उत्पन्न हो गया। वैड गुस्से से पीछे हट गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से दृश्य को देखता रहा। बहुत शक्तिशाली, वान टैंग बहुत शक्तिशाली है। एक हमला। उसे अपने डोमेन संचालित हमले को नष्ट करने के लिए बस एक ही चाल की जरूरत थी। उस पुरुष ने यह कैसे किया, वैड समझ नहीं सका। एक दिव्य योद्धा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसे लगा कि उसका सामना एक स्वर्ग योद्धा से हो रहा है। यह अकल्पनीय था। उसके दिल में उम्मीद की आखिरी लौ बुझ गई थी। बहुत शक्तिशाली, क्या यही वान टैंग की असली ताकत है? उसने एक ही चाल से डोमेन हमले को नष्ट कर दिया। प्रभावशाली, अद्भुत, वान टैंग बहुत ताकतवर है। देखते हैं अब कौन उस पर शक करने की हिम्मत करता है। मुझे उस मोटे आदमी के लिए बुरा लग रहा है। उसने एक डोमेन पकड़ लिया, लेकिन वो अभी भी मैच के लिए पर्याप्त नहीं था। कोई चिंता नहीं, वो बाद में भी अन्य प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ सकता है। उसकी रैंकिंग अच्छी होगी क्योंकि वो एक डोमेन को बुला सकता है। सभी को वान टैंग की क्षमता के बारे में नई समझ मिली। हर कोई एक ही तलवार के वार से डोमेन हमले को नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए उसे डोमेन के बारे में बहुत गहरी समझ होनी चाहिए थी। दूसरे राजकुमार, स्ट्रेची और अन्य लोगों ने इसे समझा और गंभीर हो गए। विस्फोट का बचा हुआ असर कम हो गया। शक्तिशाली बल गायब हो गया और वैड ने पास में मंडरा रहे शांत युवक को देखा। उसने लार निगल ली, हार स्वीकार करना चाहता था। क्या कह रहे हो? वैड अचंभित रह गया। कोशिश करते हुए मरो। वान टैंग गायब हो गया। शट अप। वैड को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया जब उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं मानता हूं। अपना सिर कबूल करो। वान टैंग उसके पीछे हाथ में ईंट लेकर आया। उसने बेरहमी से उसे मोटे के सिर पर पटक दिया। बैंग बैंग बैंग, धमाका धमाका, आकाश में पीड़ा की चीखें गूंज उठी। हर कोई अचंभित था, यहां तक कि राजकुमार भी। तीसरे राजकुमार को अपने चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ। वह सावधान लग रहा था क्योंकि वह वान टैंग के हाथ में पकड़ी ईंट को घूर रहा था। स्ट्रेची और लैंडन ने एक दूसरे को देखा। वे भावशून्य थे, लेकिन उनकी कांपती पलकें उनकी बेचैनी को दर्शा रही थीं। लेन कियानेक्ज्यू हैरान दिखी। यह व्यक्ति हमेशा अप्रत्याशित रूप से कार्य करता है। गॉट ने अपना पोकर चेहरा बनाए रखा, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो उसे उसकी आंखों के कोनों में थोड़ी हलचल दिखाई देगी। बर्कशायर ने अनजाने में अपना सिर छुआ और मुस्कुराया। वो उत्साहित होने लगा। ये तो क्रूर है। अधिकांश दर्शकों ने अनायास ही अपनी लार निगल ली। हे भगवान, क्या यह उसका हथियार है? यह ईंट जैसा क्यों दिखता है? और चिंगारियां निकली। मैं अपने जीवन में पहली बार यह हथियार देख रहा हूं। इससे मेरा ज्ञान बढ़ गया है।
यह उपयोगी लगता है, मुझे यह आजमाना है। जैसा कि वांग टैंग ने कहा, कोशिश करते हुए मरो, मुझे उन पर विश्वास है। मोटे ने गलत आदमी को धोखा दिया, वो समय रहते हार भी नहीं मान सका। बेकार चीज। कोमल होने का क्या हुआ? कुछ समय बाद वैट का चेहरा बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसका गोल चेहरा और भी गोल हो गया और वह सुअर के सिर जैसा दिखने लगा। ईमानदारी से कहूं तो अब वो वाकई सुअर जैसा दिखने लगा था। वो सीधा पीठ के बल गिरा और बेहोश हो गया। उसका सूजा हुआ सिर जमीन पर पटक दिया। बेवकूफ मोटा, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? वांग टैंग ने अपना लाइटनिंग स्लैब छुपाया और अपने हाथों से ताली बजाई। फिर उसने विशेषता बुलबुले एकत्र किए। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 3200 अग्नि डोमेन 100 स्वर्ग क्षेत्र ज्ञानोदय 1300 100 पॉइंट ऑफ फायर डोमेन। खैर, ये कुछ न होने से तो बेहतर है। वांग टैंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वैट का डोमेन केवल प्रथम रैंक पर था, जो कि उनके डोमेन रैंक से कम था। उनके डोमेन रैंक पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी ओर वांग टैंग उस मोटे आदमी के स्वर्ग लोक के ज्ञान से आश्चर्यचकित था। खैर, ये समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि वह आकाशीय स्तर के क्षेत्रों को समझने में सक्षम था। तभी प्रकाश का गोला चमक उठा, जिससे पता चला कि वांग टैंग जीत गया है। बाद वाले ने गोले पर नजर डाली और जोन 1 के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सीट पर वापस आ गया। वो उदासीनता से बैठ गया, जैसे कि हाल ही में हुए मैच से उसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरे राजकुमार और अन्य अभ्यर्थी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं आमतौर पर बहुत मिलनसार हूँ, उस ढीठ नायक ने कहा। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, जब तक कि मैं इसे बर्दाश्त न कर सकूं। दूसरा राजकुमार, मित्रता की बात तो छोड़ो नरक में। मैं यह नहीं बता सकता कि आपका कौन सा हिस्सा मित्रतापूर्ण है। जब तक कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या आप सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि आप किसी को मारना चाहते थे? बहाने क्यों ढूंढें? मोटा आदमी थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह पीटने की कोई जरूरत नहीं थी। हर कोई अवाक था। प्रकाश क्षेत्र ने दूसरा मैच शुरू किया। जिन यूजी बनाम फ्लेयर, दो आकृतियां हवा में दिखाई दी। उनकी नजरें मिलते ही चिंगारियां उड़ने लगीं। सभी ने अपना ध्यान वान टैंग से हटाकर मैच पर केंद्रित कर लिया। वान टैंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और पूछा, उनकी आंखें अजीब है। क्या वे एक जोड़े थे जिन्हें अलग होने के लिए मजबूर किया गया था? क्या वे अब एक दूसरे से नफरत करते हैं? मॉन, जिन यूजी जिन परिवार से है, जबकि फ्लेयर रोड्रिगेज परिवार से है। दूसरे राजकुमार ने अभी भी दृश्य को देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों परिवार मिलेंगे। भाग्य अजीब तरीके से काम करता है। जिन तियानकुंग, आप क्या सोचते हैं? स्ट्रेची ने शांति से पूछा। जिन तियानकुंग ने उपहास किया, मेरा जिन परिवार निश्चित रूप से जीतेगा। तुम आश्वस्त हो? वान टैंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। जिन तियानकुंग ने वान टैंग की ओर देखा, उसकी मुस्कान में तिरस्कार की झलक देखी। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। हालांकि जब उसे याद आया कि उसने वान टैंग को कैसे पीटा था, तो उसके गुस्से की ज्वाला बुझ गई, जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी हो। कोई बात नहीं, उसे वो मौखिक प्रतियोगिता जीतने की जरूरत नहीं थी। जिन यूजी और फ्लेयर की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। उन दो परिवारों के योद्धा कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अपनी गहरी दुश्मनी को जोड़ते हुए उनका टकराव विस्फोटक था। जब भी वे मिलते, हमेशा लड़ाई होती। बूम बूम बूम, दोनों के बीच हवा में एक गर्मागर्म युद्ध हुआ। दोनों ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का प्रयोग किया और उनकी परम शक्तियों ने उन पर प्रहार किया। 10वें स्तर का अल्टीमा। वान टैंग ने आश्चर्य से जिन यूजी को देखा। उसने पहले एलिमिनेशन राउंड के दौरान 8वें स्तर के अल्टीमा का इस्तेमाल करते हुए देखा था, जब वो जिन परिवार के योद्धाओं के इर्द गिर्द छिपकर उनसे अंक चुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो वास्तव में अपने कौशल को छिपा रही थी। फ्लेयर हारने जा रहा है। वान टैंग के मन में यह विचार आया। फ्लेयर मजबूत था, हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वी से थोड़ा कमजोर था। धमाका, उनके अल्टीमा टकरा गए और फ्लेयर हार गए। वो आसमान से गिर गया और जिन यूजी को विजेता घोषित किया गया। जिन तियानकुंग ने गर्व से वान टैंग की ओर देखा और पूछा, आप मेरे जिन परिवार के योद्धाओं की शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? वे सब ठीक है, वान टैंग ने शांति से उत्तर दिया। जिन तियानकुंग को ऐसा लगा जैसे वो किसी रुई की गेंद पर मुक्का मार रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके लिए कह रहा हो। इस झल्लाहट के कारण उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। एक दिन बीत गया और कुल 50 मैच आयोजित किए गए। इसे तेज माना गया। कुछ मैच तो एक ही झटके में खत्म हो गए। वे अविश्वसनीय रूप से तेज और आश्चर्यजनक थे। ये भी एक संकेत था कि शीर्ष 1000 योद्धाओं के बीच अभी भी भारी मतभेद थे। यदि सबसे कम प्रदर्शन करने वाले लोग वास्तव में शक्तिशाली लोगों से मिलें, तो मामला एक ही चाल से सुलझ जाएगा। ये मैच आमने सामने है, इसलिए हम सभी देख सकते हैं। हमें सभी स्क्रीन पर खोज करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, अद्भुत। ये मैच काफी समय लेते हैं,
लेकिन ये एलिमिनेशन लड़ाइयों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक मनोरंजक होते हैं। ये मैच वास्तव में आंखें खोलने वाले हैं। मैं वान टैंग के अगले मैच का इंतजार कर रहा हूँ। पहला मैच वाकई रोमांचक था। मैं किसी कारण से लोगों को उसकी ईंट से कुचलते हुए देखना चाहता हूँ। ये देखने के बाद मेरे हाथों में खुजली होने लगती है। मेरे हाथ भी खुजली कर रहे हैं। यहाँ भी ऐसा ही। वो मोटा कहाँ है? वो शायद किसी कोने में छिपकर रो रहा होगा। सुअर होने का नाटक करने के बाद वो असली सुअर बन गया। वो शायद शर्मिंदा है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। उसे 500 पुरुषों के रिवाइवल राउंड में जीत हासिल करनी चाहिए। भीड़ में बहुत उत्सुकता से चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों को लगा कि वैड चालाक है, फिर भी आगे बढ़ने के लिए काफी मजबूत है। ब्रह्मांड इसी तरह काम करता है। सब कुछ व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करता है। शक्तिशाली लोगों की कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग केवल उनकी ताकत और क्षमता को याद रखते हैं। जिस प्रकार वान तेन जो चाहे करता था और अत्यंत बेशर्म था, बहुतों को लगता था कि उसकी पूर्ण शक्ति की तुलना में ये सब तुच्छ बातें थीं। वे इस बात से अधिक चिंतित थे कि वो वास्तव में कितना शक्तिशाली था। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि उनकी लड़ने की शैली विशेष है और वे इसे सीखना चाहते हैं। अन्य योद्धा शीर्ष प्रतिभा के कार्यों और व्यवहार का अनुकरण करेंगे। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारा युवा नायक सुंदर था। एक सुंदर व्यक्ति जो कुछ भी करता था, उसे पहचाना जा सकता था। दर्शकों को क्राउन प्रिंस के रूप रंग के बारे में पता था। हालांकि वान टैंग का रूप और स्वभाव निश्चित रूप से प्रतिभाओं की लीग में सबसे उत्कृष्ट था। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। यह अपमानजनक था। राजकुमार और ड्यूकडम के सभी प्रतिभाशाली लोग पीढ़ियों से बेहतरीन वंशों से आते थे, इसलिए उनका रूप वास्तव में उत्कृष्ट था। हालांकि वान टैंग एक अविकसित ग्रह से आया एक मार्शल योद्धा था, जो पूरे ब्रह्मांड में एक आम आदमी होने के बराबर था। उसके पास बोलने के लिए कोई रक्तरेखा नहीं थी। यह अविश्वसनीय था कि उसका स्वरूप ऐसा था। वान टैंग का मानव से परे रूप वास्तविक था। कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि वो एक उत्परिवर्तन का परिणाम था, वरना वो इतना भयानक और शक्तिशाली कैसे था। उसकी शक्ल भी असाधारण थी। उसने किसी और को मौका ही नहीं दिया। अगले दिन प्रतियोगिता जारी रही। 1000 योद्धाओं का मतलब था 500 मुकाबले। 500 योद्धाओं में से कौन अगले चरण में जाएगा, ये तय करने में 10 दिन लग जाते थे। हटाए गए 500 लोगों में से 50 को पुनर्जीवित किया जाएगा और वे 500 विजेताओं में शामिल हो जाएंगे। फिर उन्हें फिर से यादृच्छिक रूप से मिलान किया जाएगा। 275 मार्शल योद्धाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और उनमें से 5 को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके बाद 280 योद्धा अगले चरण में चले जाएंगे। 140 विजेताओं के निर्णय के बाद 2 और लोगों को पुनर्जीवित किया जाएगा और फिर उनमें से 71 विजेताओं का निर्णय किया जाएगा। फिर एक और व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जाएगा और वहां से 72 प्रतिभागियों में से 36 विजेताओं का निर्णय किया जाएगा। उसके बाद कोई और पुनरुद्धार नहीं होगा। इसके बाद शीर्ष 18 का फैसला किया जाएगा। उन 18 योद्धाओं को शीर्ष 10 का निर्धारण करने के लिए राउंड रोबिन से गुजरना होगा। प्रतियोगिता पूरे जोश में थी और कई लोग इस मुकाबले से आश्चर्यचकित थे। लैंडन बनाम एडविन, पाकर परिवार से लैंडन। वान टैंग ने अपनी बाईं ओर देखा। लैंडन जोन 1 के शीर्ष 10 में था। हालांकि स्ट्रेची की तुलना में वो कम जाना जाता था और कम प्रोफाइल वाला था। उनकी प्रतिद्वंद्वी एडविन जोन 3 में 5वें स्थान पर थी। इस मिलान ने तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित किया। ये शीर्ष 10 के बीच टकराव था। प्रतियोगिता में ऐसा पहली बार हुआ था। भले ही जोन 3 निश्चित रूप से जोन 1 से कमतर था, लेकिन एक मार्शल योद्धा जो उन जोन में से किसी एक में शीर्ष 10 तक पहुंच सकता था, निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि उनके विरोधियों ने एलिमिनेशन लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। उम्मीदें अभी भी ऊंची थीं। लैंडन खड़ा हुआ और मुस्कुराया, निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ। फिर वो छलांग लगाकर आकाश में उड़ गया। उसी समय लंबे लाल भूरे बालों वाली एक सुंदर महिला धीरे धीरे उठी और अपनी सुंदर आकृति के साथ सीधे आकाश की ओर दौड़ पड़ी। दोनों तलवारें खींचे आकाश में मंडरा रहे थे। वातावरण में तनाव व्याप्त था। शुरू करो, प्रकाश क्षेत्र से आती हुई आवाज ने कहा। धमाका। लैंडन और एडविन एक ही समय पर टकराए तथा प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर एक दूसरे की ओर बढ़े, जिससे आकाश में विस्फोट हो गया। एडविन का हथियार एक लंबा अजगर जैसा कोड़ा था, जो धातु के टुकड़ों से बना था। जब वह नाचती थी तो कोड़ा आसमान में इधर उधर घूमता था, बिल्कुल सांप की तरह। इससे निपटना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा उसने अपनी जल शक्ति से अजगर की छाया को संघनित कर दिया। उसका विशाल शरीर कुंडलित होकर लगभग पूरे आकाश को घेर रहा था और लैंडन को ध्यान से देख रहा था, जैसे अपने शिकार को देख रहा हो। जब दर्शकों ने वो दृश्य देखा तो उनकी लार टपकने लगी। वे सभी प्रतिभाशाली योद्धा विकृत थे। हालांकि हमला होने के बावजूद भी लैंडन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। वो अभी भी बहुत आत्मविश्वासी था। एडविना का सुंदर चेहरा गंभीर हो गया। जाओ, वो चिल्लाई और अपने जुड़े हुए चाबुक से हमला किया।
विशालकाय अजगर फुफकारता हुआ अपने विशाल मुंह को खोलता हुआ उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर झपटा। लैंडन का हथियार एक लंबा भाला था। उसने छुरा घोंपने की हरकत की, हवा में छायाएं तैर रही थीं, जबकि हथियार के चारों ओर भूरे रंग की लपटें जल रही थीं। धमाका! भाले की चमक तेजी से बाहर निकली, तेज और इतनी चमकदार कि आकाश को चीरती हुई। पूरे स्थान पर केवल भाला ही बचा था। विशालकाय अजगर तुरंत ही छेदा गया। आभासी प्राणी ने फुफकारना बंद कर दिया। बल के कुशल प्रयोग से बनाया गया उसका शरीर चकनाचूर हो गया और ऊर्जा विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। धातु का कोड़ा कमजोर होकर नीचे गिर पड़ा, मानो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई हो। एडविना घबरा गई। उसने आंखें सिकोड़ ली। शून्य से एक आकृति बाहर निकली और अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। भाले की तीखी धार उसके गले से कुछ इंच की दूरी पर लगी। बर्फ की तरह ठंडी धातु की अनुभूति से वो कांप उठी। तुम हार गए, लैंडन ने उदासीनता से कहा। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। हार इतनी जल्दी और प्रत्यक्ष थी कि उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। हॉन्फना, वहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ। वे दोनों शीर्ष 10 में थे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। लैंडन ने बहुत ही खूबसूरती से जीत हासिल की थी। एक ही हमले में जीत हासिल हो गई थी। कुछ लोगों ने तो ये भी नहीं देखा कि उसने क्या किया या कैसे जीता। मैच खत्म हो गया और दोनों पक्ष चले गए। हालांकि दर्शक अभी भी इस बारे में बात कर रहे थे। लैंडन ने एक विशेष लॉ का इस्तेमाल किया, है ना? मैंने पहले कभी ग्रे लॉ नहीं देखी। ऐसा कहा जाता है कि पाकर ने कई विशेष सितारा जानवरों को जानवरों की लिपटों में फंसा दिया है, ताकि उनके पास अंतहीन आपूर्ति हो सके। मुझे भी इस बारे में पता है, हर कोई इसके बारे में जानता है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की ज्वाला थी। ये शक्तिशाली लग रही थी। क्या यह दिव्य ज्वाला है? नहीं, दिव्य ज्वालाएं अधिक शक्तिशाली हैं। यह सही है, दिव्य ज्वालाएं दुर्लभ है। जब उम्मीदवारों ने लैंडन को उतरते और अपनी सीट पर वापस आते देखा तो उनके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दिए। अब वे उसे ज्यादा अहमियत देने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि जो योद्धा हमेशा स्ट्रैची के पीछे चलता था, वो इतना शक्तिशाली होगा। स्ट्रैची आमतौर पर अपनी प्रसिद्धि को छुपाते थे, लेकिन वे इसे वापस पाने में सफल रहे। उस प्रदर्शन से कई लोगों के मन में यह विचार आया कि स्ट्रैची उनके परिवार का एकमात्र शक्तिशाली योद्धा नहीं था। वांग टैंग ने अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ लैंडन की ओर देखा, इससे पहले कि वो जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी करता और आकाश में तैर रहे विशेष बुलबुले को उठा लेता। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक, चौथा रैंक, तारांकन 100 नक्षत्र बल, अग्नि, तारांकन 2600। राख की लौ 1000। वांग टैंग ने अपनी भौहें उठाई और एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसने फिर से लैंडन की ओर देखा। चौथे स्थान पर ड्रैगन रक्त युद्धक आया। अगर उसे सही से याद है, तो जब उन्होंने महासागरीय यूनिकॉर्न वेल से लड़ाई की थी, तो स्ट्रैची ने इस संविधान को छोड़ दिया था, लेकिन केवल तीसरे दर्जे का। इसका मतलब ये था कि लैंडन का कौशल स्ट्रैची से एक रैंक अधिक था। ये दिलचस्प है, जो व्यक्ति हमेशा स्ट्रैची के पीछे रहता है, उसका शरीर उससे अधिक मजबूत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्ट्रैची को इस बारे में पता है। यदि वो ऐसा न करे, जब उसे पता चलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसा कि अपेक्षित था, कुलीन परिवारों का कोई भी सदस्य भोला भाला या मासूम नहीं था। सबके अपने अपने एजेंडे थे। क्या बड़े भाई बहनों का सम्मान करने और छोटों से प्यार करने का यही मतलब है? वांग टैंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और आश्चर्य से पूछा। लैंडन को कुछ महसूस हुआ और वो मुड़ा। जब उसकी नजर वांग टैंग से मिली तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। इस आदमी की निगाहें अजीब है। वांग टैंग मुस्कुराया और अपनी विशेषताओं वाले बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूसरी ओर देखने लगा। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक 100/40,000, चौथा रैंक, संविधान 1 और पायदान ऊपर उठ गया था, लेकिन अभी भी इसमें ज्यादा अंक नहीं थे, मुश्किल से 100। आखिरकार लैंडन ने अपनी शारीरिक शक्तियों का ज्यादा उपयोग नहीं किया। हालांकि इसे अभी भी रैंक में वृद्धि के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा वांग टैंग को एक और विशेष ज्वाला भी मिली थी, जिसे ऐश फ्लेम कहा जाता है। मैच के दौरान उसने पहले ही ग्रे रंग की आग देखी थी। अब उसे इसका नाम और उत्पत्ति पता चल गई, जो ग्रे सनस्टोन से पैदा हुई थी। यह कोई जानवर की लौ नहीं थी। बेशक यह कोई दैवीय ज्वाला भी नहीं थी। ये पूरी तरह से अलग और अतुलनीय था। हालांकि ये पृथ्वी तत्व की थी, जो सामान्य ज्वालाओं से भिन्न थी। इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ताकि लैंडन आसानी से एडविना को हरा सके। पृथ्वी जल की प्राकृतिक शत्रु थी। जब ज्वाला का उपयोग उसके जल हमले का मुकाबला करने के लिए किया गया, तो जल बल तुरंत नष्ट हो गया। यही कारण था कि एडविना इतनी बुरी तरह पराजित हुई थी। हमारी हीरोइन शायद एकमात्र ऐसी थी जो वास्तव में जानती थी कि वो कैसे हारी, अर्थात ब्रह्मांड और अनंत अवस्था के अलावा योद्धा। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। पृथ्वी तत्व की लपटें दुर्लभ थीं, क्योंकि लपटें मुख्य रूप से अग्नि तत्व से बनाई जाती थीं। पृथ्वी तत्व के विलय के लिए विभिन्न स्थितियों और भाग्य की आवश्यकता होती है। सामान्य लपटें इतनी भाग्यशाली नहीं थीं।
वान टैंग बहुत खुश था। उसे स्ट्रेची से वोड पोलारिस फ्लेम मिला था और अब उसने ऐश फ्लेम को पकड़ लिया। एक लकड़ी तत्व पर आधारित था, जबकि दूसरा पृथ्वी तत्व पर आधारित था। प्रत्येक की अपनी विशेष विशेषताएं थीं। यदि वो उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, तो उसे स्ट्रेची और लैंडन से अधिक गुण प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वान टैंग मुस्कुराया और राख की ज्वाला को बेहतर ढंग से समझने के लिए भक्षक शून्यता जानवर की स्मृति को खंगाला। जब उन्होंने जानकारी खंगाली तो उन्हें अचानक झटका लगा। वो लगभग उछल पड़ा। क्या बकवास! वो भी लगभग गाली देने लगा। उसकी अजीब हरकतों के कारण युवराज, द्वितीय युवराज और स्ट्रेची को अपना पक्ष बदलना पड़ा। क्या बात है? दूसरे राजकुमार ने पूछा। कुछ नहीं, वान टैंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। अजीब! स्ट्रेची ने नाक भान से कोड़ी। क्या तुम मरना चाहते हो? वान टैंग की निगाहें ठंडी हो गईं। आप कोशिश कर सकते हैं, स्ट्रेची ने उपहास किया। मुझे काटो, वान टैंग ने कहा। उसके प्रतिद्वंद्वी के माथे की नसें उभर आईं। ये कमीना मेरे साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे मैं कोई कुत्ता हूं। ठीक है, चलो अगली माचिस की तीली देखते हैं, दूसरे राजकुमार ने मध्यस्थता करते हुए कहा। हम्फ! स्ट्रेची मुड़ा और सूंघा। हम्फ! मुसीबत की तलाश में हो, वान टैंग ने धीरे से शिकायत की। दूसरा राजकुमार हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ था। युवा पृथ्वीवासी और पाका के बीच झगड़ा बहुत बड़ा था। वे हमेशा बहस करते रहते थे। वो चिंतित था। पाका को भड़काने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। उनका पानी गहरा था। वान टैंग ने स्ट्रेची को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जो जानकारी पाई उसे ध्यान से पढ़ा। कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर से खुली। वे चमक रही थीं। धूसर सफेद लौ। उसे निहिलिटी की याददाश्त में ग्रे व्हाइट फ्लेम के रिकॉर्ड मिले। ये फ्लेम ऐश फ्लेम से संबंधित थी। उत्तरार्ध विशेष था। ग्रे सनस्टोन्स के अंदर पैदा हुआ था। बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि जहां भी वे पत्थर होंगे, वहां एक विशेष भूवैज्ञानिक वातावरण बनेगा। इसे ग्रे व्हाइट क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। कुछ परिस्थितियों के कारण एक धूसर सफेद धुंध इस क्षेत्र को ढक लेती थी, जो किसी भी जीवित प्राणी को जीवाश्म बना सकती थी, चाहे वह पौधे हो, जानवर हो या कोई और जीवन शक्ति वाला कोई भी प्राणी जीवाश्म बन जाता था। इस क्षेत्र में ग्रे व्हाइट फ्लेम उत्पन्न होने की निश्चित संभावना थी। यह एक दिव्य ज्वाला थी। बेशक सभी क्षेत्रों में ऐसी ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। वे आमतौर पर डरावने और खतरनाक स्थान होते हैं जहां केवल धुंध ही होती है। वान टैंग को उम्मीद नहीं थी कि प्रतियोगिता के दौरान उन्हें दिव्य ज्वाला से संबंधित कोई चीज मिलेगी। वो हैरान था। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। हालांकि इसे केवल एक समाचार ही माना गया। यदि राख की ज्वाला बनने की संभावना 1% थी, तो ग्रे सफेद ज्वाला प्रकट होने की संभावना 0.00001% थी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। इसकी संभावना 1000 जानवरों की आत्मा ज्वाला और पन्ना चमकदार ज्वाला की तुलना में भी कम थी। हालांकि वो जानवर की स्मृति से जानकारी का एक टुकड़ा प्राप्त करने में कामयाब रहा। सामान्य ज्ञान ये था कि राख की लपटें ग्रे सूर्य पत्थरों के भीतर पैदा होती हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह श्रेष्ठ ग्रे श्वेत ज्वाला के साथ आने वाली ज्वाला थी। इसका मतलब ये था कि दूसरी लौ के उसी क्षेत्र में पाए जाने की संभावना अधिक थी जहां छोटी लौ को एकत्र किया गया था। और वो व्यक्ति जो जानता था कि ऐश फ्लेम कहाँ मिली थी, वो था लैंडन। वान टैंग ने उस व्यक्ति की ओर देखना बंद कर दिया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक दिव्य ज्वाला, मुझे एक और लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके पास 4 थे, लेकिन एक और होने से कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा वो पाका के हाथों से उस दिव्य ज्योति को छीन लेगा। क्या उन्होंने मेरी दिव्य ज्योति को छीनने की कोशिश नहीं की? उस स्थिति में वो उनकी नाक के नीचे से दिव्य ज्योति को छीन लेगा। उन्हें कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चले कि वह एक दिव्य ज्योति को चुरा लेगा जिसे वे वश में कर सकते थे? क्या वे क्रोध से मर जाएंगे? अब उसे बस ये जानना था कि क्या परिवार के उच्च अधिकारियों को उसकी श्रेष्ठ ज्योति के बारे में पता था। वे संभवतः ऐश फ्लेम और ग्रे व्हाइट फ्लेम के बीच के संबंध से अनभिज्ञ थे, या शायद लैंडन ने ये जानकारी अपने तक ही सीमित रखी थी। पाका के बारे में उनकी समझ के आधार पर इस बात की काफी संभावना थी कि वे दिव्य ज्वाला के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे। यदि ऐसा नहीं होता तो वे इसे किसी भी कीमत पर वश में कर लेते। इसके अलावा एक बार मिल जाने पर वे अपने सदस्यों से इसका उपयोग करवाते, क्योंकि इससे उनके परिवार की समग्र क्षमता में वृद्धि होती। बेशक अंत में वो इसे छुपा नहीं सकेगा। फिर भी दिव्य ज्वाला के कोई संकेत नहीं दिखे। इसका मतलब ये था कि उन्हें अभी भी इसे वश में करना था। ऐसी स्थिति में हमारे नायक को अभिनय करने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी। फिर भी उन्हें धैर्य रखना पड़ा और चीजों की योजना धीरे धीरे बनानी पड़ी। लैंडन की योग्यता के आधार पर उसके 7 तारकीय अकादमियों में से एक में प्रवेश करने की संभावना थी। वान टैंग के पास भी ऐसी ही संभावनाएं थी, इसलिए उसके पास भविष्य में उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने का समय होगा। 5 दिन बीत गए।
दूसरे और तीसरे राजकुमारों स्ट्रेची, जिन तियानकुंग और शाही परिवार और ड्यूकडम के अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी अपनी जोड़ियां पूरी कर ली थीं। उनके सभी मुकाबले जल्दी ही खत्म हो गए। उनके प्रतिद्वंद्वी उनके अधिकांश हमलों का प्रतिरोध नहीं कर सके। कुल मिलाकर एलिमिनेशन राउंड की रैंकिंग बहुत विश्वसनीय थी। शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले सभी प्रतिभागी दुर्जेय चरित्र वाले थे। लेन कियांगसू, गॉट, बर्कशायर, युआन होंग और विभिन्न क्षेत्रों से अन्य शीर्ष 10 प्रतिभाओं ने मैदान में प्रवेश किया और अपने मैच भी जल्दी खत्म कर दिए। यह आश्चर्यजनक था। यहां तक कि सू जियानचेन, तु शियाओबा, यू किकियाओ और वालमोंट भी आगे बढ़ने में सफल रहे। उनकी यात्रा कुछ समय की प्रसिद्धि के बाद दुखद रूप से समाप्त नहीं हुई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वे जोन 1 के शीर्ष 10 के समान ही मजबूत थे। दुर्भाग्यवश वे उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, इसलिए किसी को पता नहीं था कि कौन सा पक्ष अधिक मजबूत है। इससे सभी की उत्सुकता बढ़ गई। 10वें दिन प्रकाश क्षेत्र पर दिखाए गए उम्मीदवार ने दर्शकों के बीच भारी हंगामा खड़ा कर दिया। युवराज, अंत में मैंने 10 दिन तक इंतजार किया है। वे क्राउन प्रिंस को आखिर में कैसे रख सकते हैं? ये बहुत ज्यादा है। इसकी शुरुआत वान टैंग से हुई और अंत क्राउन प्रिंस के साथ हुआ। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे। किसी भी तरह मैं अंततः क्राउन प्रिंस को कार्रवाई में देख सकता हूं। क्राउन प्रिंस, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्राउन प्रिंस बनाम बोबे, ये जोन 10 के शीर्ष 3 में से पसंदीदा राजकुमार और एक मार्शल योद्धा था। बॉबे की किस्मत अच्छी नहीं थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी किस्मत इतनी खराब होगी। दरअसल टॉप 500 की लड़ाई में उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस से हुई। ये कैसा भाग्य है? क्या दुर्भाग्य के देवता की नजर मुझ पर है? वान टैंग ने मुड़कर दूसरी सीट पर बैठे क्राउन प्रिंस की तरफ देखा। क्राउन प्रिंस खड़े हुए और आसमान की तरफ चले गए। बोबे भी आ गया था। वो तनाव भरे भाव से राजकुमार को गौर से देख रहा था। वो व्यक्ति बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जो भी व्यक्ति इस प्रसिद्ध राजकुमार का सामना करेगा, वो संभवतः ऐसा ही महसूस करेगा। शुरू करना। फिर से प्रकाश क्षेत्र से आती हुई आवाज मैच शुरू करने के लिए गूंज उठी। बोबे का चेहरा बदल गया। वो गुस्से से चिल्लाया मानो खुद को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने हाथ भींच लिए और उसके शरीर से पृथ्वी की शक्ति निकल पड़ी। ऊर्जा मुट्ठी के चारों ओर एकत्रित होकर एक विशाल आभासी मुट्ठी बन गई। धमाका! उसने अपनी मुट्ठी का निशान छोड़ा। दूर से ही उसमें समाई भयावह चरम सीमा को महसूस किया जा सकता था। हालांकि क्राउन प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आत्मविश्वास से आगे बढ़े और तेज हवा को अपने काले बालों पर लगने दिया। जब मुट्ठी का निशान उसके सिर से कुछ इंच दूर रह गया, तो उसने अपनी उंगली उठाई और हल्के से टैप किया। विशालकाय आभासी मुट्ठी हवा में ही रुक गई और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। बोबे का चेहरा बदल गया। वो हैरानी से उस दृश्य को देखता रहा। धमाका! अगले ही पल विस्फोट की आवाजें आकाश में गूंजने लगी। आभासी मुट्ठी टूट गई, जिससे एक ऐसा आघात हुआ जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया और फिर समाप्त हो गया। बोबे का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह से खून की उल्टी की। वो कुछ किलोमीटर पीछे की ओर उड़ता रहा, फिर खुद को संभाल पाया। उसने अपनी छाती पकड़ ली और राजकुमार को डर से घूरने लगा। युवराज ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर फिर नहीं देखा और तुरंत पत्थर के मंच पर लौट आए। बोबे के चेहरे का भाव बदल गया और अंततः उन्होंने हार स्वीकार कर ली। ये खत्म हो गया। हर कोई थोड़ा उलझन में था। यह इतनी जल्दी खत्म हो गया कि उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो गया। मैंने अभी मैच देखना शुरू ही किया था कि तभी मैच खत्म हो गया। कृपया धीरे चलें। क्राउन प्रिंस अद्भुत है। वो बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर कि सच में ऐसा नहीं लगता। क्राउन प्रिंस की उपाधि के योग्य कौन उसकी बराबरी कर सकता है? ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि वान टैंग भी किसी प्रतिद्वंद्वी को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें वान टैंग और क्राउन प्रिंस के बीच के अंतर पर फिर से विचार करना होगा। वान टैंग शायद उनका मुकाबला न कर पाए। क्राउन प्रिंस, जब मैं गंभीर होता हूं तो वान टैंग कुछ भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि यह तय करना अभी थोड़ा जल्दी होगा? चलिए उनके मैच खत्म होने तक इंतजार करते हैं। पसंदीदा राजकुमार की पहली लड़ाई इतनी चौंकाने वाली थी कि भीड़ को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने उसकी ताकत को कम करके आंका था। पहले कई लोगों ने सोचा था कि वान टैंग एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन क्राउन प्रिंस अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में परास्त करने में सक्षम था। ऐसी ताकत अविश्वसनीय थी। क्या वान टैंग ऐसा कर सकते हैं? हालांकि उनकी पिछली लड़ाई भी चौंकाने वाली थी, लेकिन वो उतनी भव्य नहीं लगी। प्रतियोगिता के आगे बढ़ने के साथ लोगों के विचार और राय बदलती रहीं। बेशक अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने विचारों पर अड़े रहे। यही तो टैलेंट लीग का आकर्षण था। आखिरी क्षण तक कोई नहीं जान पाता था कि सबसे ताकतवर कौन है। द्वितीय राजकुमार, स्ट्रेची और अन्य लोग युद्ध को देखने के बाद उदास दिखे। युवराज बहुत शक्तिशाली था। वो बहुत ही शांत और तनावमुक्त था, बाहरी कारकों से अप्रभावित। स्ट्रेची की निगाहें उसे विचलित करने में असमर्थ थीं।
उत्तराधिकारी वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन हमारा नायक बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। जब से वो युद्ध कला के मार्ग पर आगे बढ़ा था, तब से उसे कई शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि उसने ब्रह्मांड के योद्धाओं को भी भड़काने का दुस्साहस किया था। राजकुमार केवल एक दिव्य योद्धा था। जैसा कि वान टैंग ने देखा, वो उस साधना चरण में सबसे मजबूत था। लेकिन फिर क्राउन प्रिंस थोड़ा दिखावटी था। उसे इतना हंगामा मचाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया था। कम से कम युवा नायक अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति दयालु था। यदि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में खत्म कर सकता तो भी वो ऐसा नहीं करेगा। राजकुमार को अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति जरा भी सम्मान नहीं था। तभी क्राउन प्रिंस मंच पर आए। उनकी नजर शांत थी, जो धीरे धीरे वान टैंग के सामने से गुजरी। वो हैरान रह गया। यह क्या है? क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्या क्राउन प्रिंस भी ऐसी बातें करते हैं? वान टैंग ने स्पष्ट रूप से उस रईस की उग्र निगाहों को महसूस किया। ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि यह महान उत्तराधिकारी शांत और उदासीन है, यहाँ तक कि जब वो क्रोधित होता था तब भी वो अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जोन 1 में पदच्युत होने के बाद भी वो उदासीन नहीं था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह से हराने का फैसला किया ताकि हमारे नायक को उसकी ताकत का अंदाजा हो सके। दोनों को अंततः लड़ना ही होगा। वान टैंग ने जब इस बारे में सोचा तो वो मुस्कुरा उठे। इसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और पिछले मैच में गिराए गए गुणकारी बुलबुले उठा लिए। तारामंडल बल, पृथ्वी, तारांकन 5800, ड्रैगन क्रशिंग मुट्ठी 2200। नक्षत्र बल, धातु, तारांकन 6500, तानाशाह की उंगली 1500। विशेषता बुलबुले वान टैंग के शरीर और मन के साथ विलीन हो गए और उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। उसके मन की आंखों में एक छवि बन गई। अंतरिक्ष में एक बड़ी उंगली प्रकट हुई और अत्यधिक बल के साथ एक ग्रह पर उतरी। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और ग्रह तुरंत नष्ट हो गया। मैग्मा और समुद्री जल अंतरिक्ष में तैरने लगे। यह एक प्रभावशाली दृश्य था। छवि गायब हो गई और वान टैंग के दिमाग में एक युद्ध तकनीक उभरी जो उसकी स्मृति में अंकित हो गई। तानाशाह की उंगली, ये थी एक और उंगली युद्ध तकनीक। उसकी आंखें फड़क उठी और उसके दिल में कुछ सूझ गया। क्राउन प्रिंस ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक उंगली से हराने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। ये तकनीक ब्रह्मांड स्तर की थी। यह एक डोमेन की शक्ति को एक उंगली में संपीड़ित कर सकती थी। यह विनाशकारी रूप से शक्तिशाली थी। वैद भी अपने क्षेत्र को अपने शरीर तक सीमित कर रहा था, लेकिन यह अलग था। एक तो युद्ध तकनीक थी, जबकि दूसरी सिर्फ कच्ची संपीड़न तकनीक थी। परिणामों की तुलना नहीं की जा सकती थी। यदि मोटे के पास ऐसी युद्ध तकनीक होती जो किसी क्षेत्र की शक्ति को बढ़ा सकती, तो वान टैंग को उसे हराने में अधिक प्रयास करने पड़ते। बुरा नहीं, वान टैंग मुस्कुराया। प्रतियोगिता में यह पहली बार था जब उसे ब्रह्मांड मंच युद्ध तकनीक का ज्ञान हुआ था। और यह एक उंगली युद्ध तकनीक थी। युवा नायक ने याद किया कि उसकी पहली उंगली तकनीक बहुत समय पहले प्राप्त हुई थी। तब वो ग्रहीय अवस्था में भी नहीं था। इसका बाद में उपयोग भी नहीं किया जा सका। उंगली से सीखने वाली तकनीकें बहुत कम थी और उन्हें सीखने वाले भी उतने ही कम थे। इसकी तुलना में मुट्ठी और हथेली की तकनीकें अधिक लोकप्रिय थीं, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली थीं। हालांकि ये सिर्फ आम राय थी। क्राउन प्रिंस की तानाशाह की उंगली बहुत शक्तिशाली थी, इतनी कि वह किसी ग्रह को नष्ट कर सकती थी। ऐसा प्रभाव कोई साधारण तकनीक हासिल नहीं कर सकती थी। तानाशाह की उंगली 1500, 3000 नींव, दुर्भाग्य से 1500 विशेषता अंक केवल आधार स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। यदि वो राजकुमार के स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसे और अधिक विशेषताओं की आवश्यकता थी। उस क्षण से ही वान टैंग ने क्राउन प्रिंस पर नजर रखी। तानाशाह की उंगली के अलावा उन्होंने ड्रैगन क्रशिंग फिस्ट नामक एक अन्य युद्ध तकनीक भी हासिल की। यह एक कॉस्मो स्टेज कौशल था। ये सभ्य था। हालांकि यह चाल तानाशाह की उंगली की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वो इसे अब भी अपने पास रखेगा। किसी भी मामले में यह अभी भी एक ब्रह्मांड मंच तकनीक थी जिसका कुछ मूल्य था। युवा नायक ने स्वीकार किया कि वह आश्चर्यचकित था। प्रतिभाओं की लीग में भाग लेने वाले सभी योद्धा धनी थे। उनके कौशल ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के स्तर के थे। वान टैंग को लगा कि वह अपना गुण संग्रहण व्यवसाय पुनः खोल सकते हैं। पिछले समूह द्वारा छोड़े गए कौशल साधारण थे और उनके ध्यान के लायक नहीं थे। हालांकि उस बिंदु से आगे वो गिराए गए गुणों से सुखद आश्चर्य प्राप्त कर सकता था। जब वो गुण बोर्ड से नजर हटाने ही वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। तारामंडल पृथ्वी बल को संभवतः बॉबे ने गिराया था। इसका मतलब था कि तारामंडल धातु बल को क्राउन प्रिंस ने गिराया था। यदि वो गलत नहीं था तो राजकुमार ने पहले उन्मूलन दौर के दौरान जल बल का उपयोग किया था। क्या वो भी एक बहुतत्व मार्शल योद्धा है? वान टैंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। वो अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। दर्शकों में से कई लोगों को यह भी महसूस हुआ कि राजकुमार ने एक अलग तत्व का उपयोग किया था। क्राउन प्रिंस एक दोहरे तत्व वाला मार्शल योद्धा है।
उसने पहले एलिमिनेशन राउंड में पानी की ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी उसने धातु की ताकत का इस्तेमाल किया है। उसकी दोनों ताकतें शक्तिशाली हैं। वान टैंग के अलावा क्राउन प्रिंस में एक से अधिक तत्व भी हैं। ये दिलचस्प होता जा रहा है। मैं क्राउन प्रिंस और वान टैंग के बीच होने वाली अंतिम लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तस्वीर सुंदर होगी, यह शायद डरावना होगा। एक तत्व को विकसित करना कठिन है जबकि उनके पास कई हैं। उनके शरीर में बल की मात्रा सामान्य मार्शल योद्धाओं से ज्यादा है। एकाधिक तत्व, केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही एक से अधिक तत्वों को विकसित करने का साहस कर सकता है। किसी और ने क्राउन प्रिंस की निगाह पर ध्यान नहीं दिया। उसकी हरकतें अस्पष्ट थीं। अगर वान टैंग ध्यान नहीं दे रहा होता तो उसे ये पता नहीं चलता। हमारे नायक की आगे की लड़ाइयों में रुचि खत्म हो गई थी, इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम कल हारे हुए लोगों के लिए पुनरुद्धार दौर के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रकाश क्षेत्र से निराकार आवाज ने कहा। शीर्ष 500 में से कुछ प्रतिभागियों ने राहत की सांस ली। आखिरकार वे एक कदम और करीब आ गए। वान टैंग ने इधर उधर देखा और सोंग येचेन, लू जिंग और सेना के कुछ अन्य लोगों को देखा। वे सभी सफलतापूर्वक शीर्ष 500 में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि उनमें से अधिकांश को पिछले मैचों में गंभीर चोटें लगी थी और उनके चेहरे पर हल्का पीलापन था। उन्हें पुनरुद्धार दौर के दौरान पुनः लय में आने की आवश्यकता थी, अन्यथा अगले दौर में उनका प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित हो जाता। अगले दिन पुनरुद्धार का दौर शुरू हुआ। द्वितीय राजकुमार वान टैंग और विजेताओं को अभी भी इंतजार करना पड़ा। सौभाग्य से पुनरुद्धार दौर एक बनाम एक नहीं था, यह एक रॉयल लड़ाई थी। इसका क्या मतलब था? 500 योद्धा जो हार गए थे, वे एक ही समय पर मैदान में उतरते थे। उन्हें टीम बनाने की अनुमति नहीं थी। केवल 50 योद्धा जो सबसे अधिक विरोधियों को हराते थे, वे ही आगे बढ़ सकते थे। वान टैंग अपनी सीट पर बैठा हुआ था और ऊब महसूस कर रहा था। उसने उन प्रतिभागियों को पहले भी एक्शन में देखा था, इसलिए उन्हें दोबारा देखने की कोई वजह नहीं थी। हाँ, एक व्यक्ति ने अचानक उसका ध्यान खींचा। यह वही मार्शल योद्धा था जिसे उसने हराया था, वैड। वो आदमी बहुत शक्तिशाली था। वो एक मोटी मछली की तरह योद्धाओं के बीच आगे पीछे घूमता था और उन्हें एक एक करके हरा देता था। प्रकाश क्षेत्र में उनका नाम वास्तव में नंबर 1 पर था। उन्होंने अब तक 8 विरोधियों को हराया था। 666, यह मोटा आदमी अद्भुत है। वान टैंग ने उन्हें शीर्ष 500 से बाहर कर दिया, लेकिन वे पूरे जोश के साथ लड़ते रहे। चुनौतियों का सामना करने में भी वे अथक है। बुरा नहीं है, मैं सिर्फ उसके दृढ़ संकल्प के कारण उसका समर्थन करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कितना आगे जा सकता है। क्या आपको लगता है कि वो शीर्ष 100 में प्रवेश कर पाएगा? मैंने 100,000 यूसी की शर्त लगाई है कि वो ऐसा कर सकता है। क्या कोई मेरे साथ शर्त लगाने को तैयार है? मुझे वैद से बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीदें होने लगी। उसकी बेशर्मी और होशियारी उसे बहुत आगे ले जाने के लिए काफी थी। शीर्ष 100 में प्रवेश करना कठिन था, लेकिन दर्शकों को लगा कि वो ऐसा कर सकता है। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। पुनरुद्धार दौर एक दिन तक चला। 50 मार्शल योद्धा चुने गए। मोटा आदमी वैड उनमें से एक था। उसे प्रथम स्थान दिया गया था। उन्होंने 15 प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जो सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक था। इससे सभी का अनुमान सही साबित हुआ। यह व्यक्ति बहुत होनहार था। वान टैंग, वो मोटा आदमी बच गया। दूसरे राजकुमार ने हल्के से ठहाका लगाया जब उसने उस मोटे आदमी को देखा जिसका चेहरा अभी भी थोड़ा सूजा हुआ था। वो आदमी कमजोर तो नहीं था, लेकिन हमेशा डरपोक होने का नाटक करता था। ये बहुत मजेदार था। मुझे उम्मीद है कि वो जीवित रह पाएगा। इस तरह हम फिर से मिल सकते हैं। वान टैंग ने गोल मटोल लड़ाकू पर नजर डाली। दूसरों ने उसे केवल एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन वान टैंग ने उसकी आंखों में तेज चमक देखी। मोटे आदमी ने उसकी निगाहें भांप ली और अपनी गर्दन सिकोड़ ली, जिससे वो और भी काय लगने लगा। वान टैंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्या तुम शैतान हो? क्या उसने तुम्हें उकसाया? जी हाओचेन हंसा। वान टैंग ने अजीब तरह से खांसते हुए धार्मिक स्वर में उत्तर दिया, खैर, हर किसी को जीवन में असफलताओं का अनुभव होता है। भगवान ने मुझे उसे प्रशिक्षित करने के लिए भेजा होगा। अगर वो लड़का आपकी कही हुई बातें सुनेगा तो रो पड़ेगा। टिमोथी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वान टैंग ने जवाब दिया, इसका मतलब केवल ये है कि उसकी मानसिकता पर्याप्त मजबूत नहीं है। हर कोई अवाक था। क्या यह मजबूत मानसिकता नहीं है? अगर इतने सारे लोगों के सामने आपकी ईंट से किसी को थप्पड़ मारा जाए तो वो टूट जाएगा। वान टैंग ने विषय बदल दिया। शीर्ष 275 के लिए प्रतियोगिता कल हो रही है और हमारे मिलने की संभावना बढ़ गई है। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर सभी लोग उदास हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर हमें मिलना तय हुआ तो हम जरूर मिलेंगे, दूसरे राजकुमार ने कहा। मैं आशा करता हूं कि कोई व्यक्ति मुझसे न मिले। यदि नहीं तो मैं उसे बता दूंगा कि कैसे एक व्यक्ति के सपने टूट जाते हैं, तीसरे राजकुमार ने कहा, जो अब तक वहीं रुका हुआ था। सब लोग उसकी ओर देखने लगे।
वे जानते थे कि वो किसकी बात कर रहा था। स्ट्रेची मुस्कुराया। जिन तियानकुंग ने वांग टैंग की ओर देखा। आप क्या कह रहे हैं? क्या सपने टूटने के लिए ही नहीं बने हैं? वांग टैंग ने मुस्कुराते हुए शांति से उत्तर दिया। तीसरा राजकुमार, मैं निराश क्यों महसूस करता हूँ? सब लोग। अगले दिन सुबह 8 बजे भोर की पहली किरण क्षितिज पर फैल गई, जिससे ग्रह पर एक गर्म चमक फैल गई। 10 निषिद्ध क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले योद्धाओं के बिना जीवित प्राणी अपनी नींद से जागे, अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया। फिर उन्होंने प्रजनन शुरू किया। दर्शकों ने पुनः प्रतियोगिता देखना शुरू कर दिया। शीर्ष 275 के लिए मैच 10 निषिद्ध क्षेत्रों के ठीक बीच में बंजर भूमि पर समय पर शुरू हुए। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ पड़े। चर्चाओं का दौर पुनः शुरू हो गया। प्रकाश क्षेत्र टिमटिमाया और 550 अभ्यर्थियों का यादृच्छिक मिलान करना शुरू कर दिया। छवि रुक गई। पहले मैच के लिए उम्मीदवार सामने आए। सोयो बनाम जियान चेनिक्सी। हर कोई हैरान था। सोयो रोड्रिगेज परिवार से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, जिसने जोन 1 में शीर्ष 10 स्थानों में से एक पर कब्जा किया था। जियान चेनिक्सी जियान परिवार से था और जोन 2 में चौथे स्थान पर रहा। ये दो ड्यूकडम परिवारों के बीच टकराव था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा। रोमांचक। सोयो खड़ा हुआ और आसमान में उड़ गया। जोन 2 का पत्थर का मंच जोन 1 के बाईं ओर था, लेकिन दूरी अभी भी काफी थी। जोन 2 के मंच से एक खूबसूरत आकृति उड़ी और हवा में मंडराती रही। वांग टैंग ने उसे पहचान लिया। वो जियान परिवार के उन सदस्यों में से थी जो उसके बैरन भोज में शामिल हुए थे। उस समय जब उसका पाकस के साथ झगड़ा हुआ था, जियांग्स ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया, यहां तक कि जानबूझकर युवा नायक से खुद को दूर कर लिया। उन्हें शायद लगा कि वो शक्तिशाली ड्यूकडम के लिए एक मुकाबला नहीं था। वो उन्हें दोष नहीं दे सकता था। आखिरकार जियान परिवार कोई धर्मार्थ संगठन नहीं था और उनका उसके साथ कोई पूर्व लेन देन नहीं था, इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं थे। बेशक वो न तो उन्हें पसंद करता था और न ही उनसे नफरत करता था। वो तो बस एक दर्शक था। दर्शक कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप सड़क पर देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन मोड़ पर मुड़ते ही उसे भूल जाते हैं। उसे भुला दिया जाएगा। धमाका। एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सोयो और जियान चेनेक्सी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वे बीच हवा में टकरा गए और हवा की लहरें दूर तक फैल गईं। जमीन पर एक गहरी छाप रह गई। ये दोनों वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। दोनों की अल्टीमा 9वें स्तर पर है, जो 10वें स्तर के बहुत करीब है, दूसरे राजकुमार ने टिप्पणी की। चलो देखते हैं कि उनके पास कोई डोमेन है या नहीं, शिया हो जुन ने शांति से कहा। सोयो भी जोन 1 के शीर्ष 10 में था, लेकिन एक डोमेन को समझना एक विभाजक था। डोमेन वाले व्यक्ति और डोमेन रहित व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। शिया हो जुन के शब्दों ने मानो पर्दा हटा दिया हो। कई लोगों की पलकें झपक गईं। टिमोथी ने अपना सिर हिलाया और लड़ाई को देखते हुए कहा, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सोयो ने एक डोमेन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि मैं जियान चेनेक्सी के बारे में निश्चित नहीं हूं। इस समय कोई भी अपने डोमेन का उपयोग करने को तैयार नहीं होगा। डोमेन योद्धा का तुरुप का पत्ता है, द्वितीय राजकुमार ने कहा। यह सही है, ये सिर्फ शीर्ष 275 है। अभी तुरुप के पत्ते खोलना जल्दबाजी होगी। जी हाओचेन मुस्कुराया। जब वे बोल रहे थे तब चल रही लड़ाई खत्म हो गई। सोयो ने डोमेन का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि उसने डोमेन को पकड़ा है या नहीं। हालांकि जैसे ही उसने अपना आखिरी हथेली हमला किया, एक विशाल शक्ति अल्टिमा उसके भीतर छिपी हुई थी। आकाश में एक विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हरे रंग का तारामंडल हवा का बल घूम रहा था। एक तेज आंधी बनी और आकाश में छा गई। धमाका। जियान चेनेक्सी को हथेली से चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। उसके काले लंबे बाल बिखरे हुए थे। वो दुखी दिख रही थी और उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोयो उदासीन भाव से जोन 1 के प्लेटफॉर्म पर लौट आया। ओग्र गेलपाम, द्वितीय राजकुमार ने कहा। ओग्र गेलपाम, वांग टैंग ने बड़बड़ाते हुए उसे घूरा। ये रोड्रिगेज परिवार की एक युद्ध तकनीक है जो केवल उनके सदस्यों को ही दी जाती है। वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली है, पूर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इस तकनीक को सीखना बेहद कठिन है। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। सामान्य लोग इसे कभी भी उच्च स्तर तक विकसित नहीं कर सकते। वांग टैंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। जोन 2 के पत्थर के मंच पर जियान वेशिंग, जो तीसरे स्थान पर था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जियान परिवार के केवल 2 सदस्य शीर्ष 500 में बचे थे। बाकी सभी बाहर हो गए थे। चूंकि उसकी बहन तस्वीर से बाहर थी, इसलिए वो अकेला बचा था। जियान परिवार के अंतरिक्ष यान पर जियान वेशिंग और जियान चेनेक्सी के पिता जियान हानफेंग गुस्से से भौहें सिकोड़ रहे थे। उनके सामने एक ब्रह्मांड मंच का पूर्वज बैठा था। बुजुर्ग ने कहा, युवाओं की यह पीढ़ी बेहद निराशाजनक है। जियान हानफेंग का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि उसके पूर्वज नाराज हैं, लेकिन उसने कभी इनकार करने की हिम्मत नहीं की।
उसने जवाब दिया, मैं अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। चेनेक्सी की क्षमता को देखते हुए वो रिवाइवल राउंड को पास करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन यह उसका आखिरी मौका है, ब्रह्मांड मंच के पूर्वज ने कहा। हाँ, जियान हानफेंग को भी ऐसा ही लगा। रिवाइवल राउंड से 5 उम्मीदवार बाहर आ सकते थे, लेकिन अगले राउंड में सिर्फ 2 को ही मौका मिलेगा। जियान चेनेक्सी की योग्यता के आधार पर यह वास्तव में उसका आखिरी मौका था। रिवाइवल राउंड के दौरान उसका प्रदर्शन उसकी रैंकिंग को प्रभावित करेगा। अगर वेई शेंग हमेशा की तरह प्रदर्शन करता है तो वो शीर्ष 100 में प्रवेश कर सकता है, पूर्वज ने कहा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से वो अभी भी अन्य ड्यूकडम की प्रतिभाओं से बहुत पीछे है। वेई शेंग वास्तव में एक डोमेन को समझने के बहुत करीब है। जियान वेई शेंग ने आह भरी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जियान परिवार जिस उदास और निराशाजनक माहौल में था, उसके विपरीत रोड्रिगेज परिवार अच्छे मूड में था। उनमें कुछ असाधारण प्रतिभाएं थीं। सॉयर एक बेहतरीन योद्धा था। जोन 1 में शीर्ष 10 में से एक होना ही उसकी योग्यता को साबित करने के लिए काफी था। उसके परिवार के ब्रह्मांड मंच योद्धाओं को उससे बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि वो जिन तियानकुंग को हरा दे और जिन परिवार को दबाकर रख दे। फ्लेयर, जिन्होंने जिन यूजी के साथ मुकाबला किया, भी खराब नहीं थे। उन्हें यूजी ने हराया था, लेकिन वे रिवाइवल राउंड में वापसी करने में सफल रहे और उन 50 लोगों में से एक बन गए जिन्होंने इसे हासिल किया। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उस स्थान पर विशेष बुलबुले एकत्र किए जहां उन्होंने लड़ाई की थी। नक्षत्र बल, पवन, तारांकन 6700 रेजिंग गेल पाम 2100 नक्षत्र बल, लकड़ी, तारांकन 6000। लकड़ी अल्टिमा 1200। ये गुण तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गए और उसके मन में एक छवि बन गई। वहां एक विशाल ताड़ का पेड़ था जिसके चारों ओर तूफान और तेज हवाएं घूम रही थीं। ये हरकत एक जबरदस्त ताकत के द्वारा की जा रही थी। यह वायु तत्व की एक ब्रह्मांड मंच तकनीक थी। रोड्रिगेज के हथियारों का कोड टोर्नेडो ग्रिफिन था। इस प्रकार उनके पास एक पवन प्रतिभा विशेषता थी। ये चाल हथेली युद्ध तकनीक थी जो विरासत के रूप में पारित की गई थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि दूसरे राजकुमार ने बताया था। वायु युद्ध तकनीकें 5 मूल तत्वों की तुलना में दुर्लभ थीं, यहां तक कि वांग टैंग के पास केवल ड्रैगन विंग टोर्नेडो ही था। उत्तरार्ध एक स्वर्ग मंच तकनीक थी, जबकि रेजिंग गेल पाम ब्रह्मांड क्रम का था। यह निस्संदेह अधिक मजबूत था। यह एक अच्छा लाभ था। यदि रोड्रिगेज को पता चल जाए कि वांग टैंग ने उनकी विशेष युद्ध तकनीक चुरा ली है, तो क्या वे उस पर पलटवार करेंगे? वांग टैंग की नजरें तेज हो गईं और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। रेजिंग गेल पाम 1100, 3000, अच्छी तरह से वाकिफ। उनका अपना रेजिंग गेल पाम 2100 अंकों के साथ बुनियादी स्तर से लेकर अच्छी तरह से परिचित हो गया। वो अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा उन्मुक्त करने में सक्षम था। दूसरे राजकुमार ने कहा कि इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए आत्मज्ञान एक मजबूत कारक था, और फिर भी उन्होंने इसे पूरी तरह से विशेषताओं को इकट्ठा करके सीखा। बहुत आसान। यदि रोड्रिगेज परिवार को कभी इस बारे में पता चले तो वे ईर्ष्या से जल उठेंगे। इसके अलावा एक रेजिंग गेल अल्टीमा भी था जो पवन प्रकार का था। हालांकि वांग टैंग का अल्टीमा पहले से ही 10वें स्तर पर था, इसलिए नया अल्टीमा उसके लिए बेकार था। उनका स्वरूप सबसे व्यापक था, उग्र आंधी हवा के चरम रूपों में से एक थी। वांग टैंग की अधिकांश सेनाएं और अल्टीमा पहले ही पूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थीं। चूंकि अब और सफलताएं नहीं मिल सकी, इसलिए आगे की वृद्धि अब प्रभावी नहीं थी। युवा नायक ने विशेषता बोर्ड को अकेला छोड़ दिया और मैचों पर पुनः ध्यान केंद्रित किया। जहां तक जियांग चेनेक्सी की बात है, तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। चूंकि वो 100 से हार गई थी, इसलिए उसकी ताकत शीर्ष 500 में सबसे नीचे थी। भले ही वो रिवाइवल राउंड में शीर्ष पर पहुंच जाती, लेकिन शीर्ष 140 में प्रवेश करना संभव नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रतिभाशाली योद्धा एक एक करके अखाड़े में उतरे। दोपहर में जब 36वें मैच का समय आया, लिंग कियांगसू का नाम घोषित किया गया। उसकी प्रतिद्वंद्वी भी पृथ्वी बल में विशेषज्ञता वाली एक महिला योद्धा थी। वो व्यक्ति लंबा था, गेहुआ रंग की त्वचा के साथ। वो एक स्वस्थ और जंगली रूप थी। यदि वो अलग थलग रहने वाली लिंग कियांगसू के पास खड़ी नहीं होती, तो उसने कई पुरुष योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया होता। आखिरकार कई लोगों को बड़े आकार पसंद थे। दुर्भाग्य से बहुत सी महिलाएं लिंग कियांगसू की प्रसिद्धि नहीं छीन सकी। वो बर्फ की परी की तरह हवा में मंडरा रही थी, अपने गोरे और चिकने पैर दिखा रही थी। उसने अपने हाथ में बर्फ की शक्ति इकट्ठा की और उसे आने वाले हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए भेजा। मैच शीघ्रता एवं आसानी से समाप्त हो गया। गॉट 40वें मैच के दौरान दिखाई दिए। उनके प्रतिद्वंद्वी थे वेड। बेचारा मोटा आदमी, वो उदास और हताश दिख रहा था, मानो उस पर कोई संकट आ पड़ा हो। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उफ, मुझे हंसने के लिए माफ करें। क्या उसने 7 तारकीय अकादमियों को अपमानित किया?
उसके प्रतिद्वंद्वी हमेशा इतने डरावने क्यों होते हैं? सेवन स्टेलर अकादमिया, बकवास मत करो। हमने हमेशा निष्पक्षता और खुलेपन के सिद्धांत को कायम रखा है। हम कभी भी ऐसी बेशर्मी वाली बात नहीं करेंगे। इस मोटे आदमी की बदकिस्मती का हमसे कोई लेना देना नहीं है। उस पर दुर्भाग्य के देवता का साया अवश्य है। पहले उसकी मुलाकात वांग टैंग से हुई और अब उसकी मुलाकात गॉड से हुई। बस करो, मोटा आदमी रोने वाला है, उसे कुछ सम्मान दो। फैटी, बहुत धन्यवाद। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद दर्शक जब इस दृश्य को देख रहे थे तो वे खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। यहां तक कि वांग टैंग भी उसके प्रति सहानुभूति रखने लगा। उसने कैसा पाप किया है? उम्मीदवारों में मारपीट शुरू हो गई। चूंकि वे प्रसिद्ध प्रतिभा लीग में भाग ले रहे थे, इसलिए कोई भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था और सेवन स्टेलर अकादमियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ना चाहता था। संस्थाओं के प्रतिनिधि हर समय उन पर नजर रख रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो वैड काफी शक्तिशाली था। अगर सावधानी बरती जाती तो गॉट को उसे आसानी से हराना मुश्किल होता। वैड को अपनी ताकत का पता था, इसलिए उसने आमने सामने की लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उसने फ्लैंकिंग पैंतरेबाजी को चुना, तेजी से आगे पीछे भागते हुए अपनी चपलता और गति का उपयोग करके कई लंबी दूरी के हमले किए। साथ ही इससे उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए अपनी स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता। इस तरह की लड़ाई का तरीका काफी कायरतापूर्ण था। दर्शकों ने देखा कि वो मोटा आदमी तेजी से गोल गोल दौड़ रहा था और बीच बीच में अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला भी कर रहा था ताकि वह उसे पकड़ सके। गॉट ने भौहें सिकोड़ी और नाक सिकोड़ी। उसके शरीर से एक अत्यंत विषैली शक्ति निकल रही थी, निराकार और अदृश्य। वैड ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। वो गॉट के चारों ओर उग्रता से चक्कर लगाता रहा और ऐसा करते हुए वो थोड़ा उत्साहित भी हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पास उस आदमी से निपटने का एक तरीका है। जब तक वो बहुत करीब नहीं जाता तब तक उसे जहर नहीं लगेगा। उसका प्रतिद्वंद्वी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वांग टैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वो इतना उत्साहित क्यों हो रहा है? क्या उसे नहीं पता कि वो हारने वाला है? जल्द ही वैड के चेहरे पर उत्साह खत्म हो गया। उसे जहर दिया गया था। विष उसके शरीर में घुस गया और उसका चेहरा हरा हो गया। अजीब बात है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? वैड ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर जा गिरा, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। चारों तरफ धूल उड़ गई। गॉट मुड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक बार भी देखे बिना जोन 3 के मंच पर वापस चला गया। सभी को उस मोटे आदमी से सहानुभूति थी, जो शायद इस बात से अनजान था कि वह कैसे हार गया। वे बता सकते थे कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कैसे हुआ। इससे सभी लोग तुरंत विष तत्व योद्धा से सावधान हो गए। शीर्ष 10 योद्धाओं में से कुछ और योद्धा मैदान में उतरे और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। उनकी ताकत के बारे में भीड़ की अटकलें बढ़ गईं। वांग टैंग का नाम प्रदर्शित नहीं हुआ, इसलिए वो इंतजार करता रहा। अगले दिन दोपहर तक युवा नायक का नाम प्रकाश क्षेत्र पर दिखाई नहीं दिया। वांग टैंग बनाम पाकस योद्धा नम 2। वांग टैंग बनाम पाकस योद्धा नम 2। रुको, चलो, उस आदमी का नाम तो है। नंबर 2 का नाम ग्लेड्स था। तो ये होना चाहिए। वांग टैंग बनाम ग्लेड्स। जब लोगों ने गोले पर नाम देखे तो वे दंग रह गए। अब वांग टैंग की बारी है। अरे, क्या वो पाका परिवार का योद्धा है? ओह, यह नंबर 2 है, तो उसका नाम ग्लेड्स है। मैं उसे नंबर 2 कहना पसंद करता हूँ। बेचारा। यह सही है, बेचारी। दर्शक ग्लेड्स से परिचित थे। एक बार वांग टैंग ने उसे धोखा दिया था और कई लोगों ने ऐसा होते देखा था। फिर जैसे जैसे युवा नायक अधिक प्रसिद्ध होता गया, अधिक लोग उसके छोटे क्लिप देखने के लिए वापस चले आए। नंबर 2, ग्लेड्स उनमें से कुछ में था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु का चेहरा बदल गया। ये कैसा संयोग है? ग्लेड्स ने शीर्ष 500 में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो अपने शत्रु से मिल गया। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि ग्लेड्स वांग टैंग के मुकाबले में नहीं था। उसे कष्ट होगा, लेकिन यदि वो महान अकादमियों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था तो उसे तुरंत हार स्वीकार करने से बचना था। वांग टैंग के होंठ खड़े होते ही एक अजीब कोण पर झुक गए। स्ट्रेची ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसे घूरने लगा। चिंता मत करो, चूंकि पाका के साथ मेरा बहुत खास रिश्ता है, इसलिए मैं उसके साथ मोटे से भी बेहतर व्यवहार करूंगा। वांग टैंग ने मुस्कुराते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए। स्ट्रेची को अपने होठों के कोनों में फड़कन महसूस हुई। चूंकि उनका पाका परिवार के साथ विशेष संबंध है, खैर, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो इस आदमी को मारना चाहता है। रुको, मारना? स्ट्रेची का चेहरा बदल गया। उसे एक अशुभ एहसास हुआ। वो ग्लेड्स को याद दिलाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। कोई भी उम्मीदवार से उनके मैच के दौरान बात नहीं कर सकता था और उनके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता था। यह नियमों के विरुद्ध था। वो अपना भविष्य खतरे में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। वांग टैंग मुस्कुराया और आकाश में एक बिंदु तक चला गया। वो ग्लेड्स के सामने मंडराने लगा।
बाद वाले का चेहरा काला पड़ गया था, जबकि उसकी निगाहें उलझन में लग रही थीं। वो अपने पिछले दुखों का बदला लेना चाहता था। हालांकि वो अपने प्रतिद्वंद्वी से भी डरता था। वो जानता था कि वो वांग टैंग का मुकाबला नहीं कर सकता। विरोधाभास तो था ही, वो जानता था कि वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मान सकता था। महान अकादमियां कभी भी ऐसे योद्धा को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें लड़ने का साहस न हो। वांग टैंग ने उसकी ओर देखा और कहा, लगता है तुम मुझसे डरे हुए हो। ग्लैड्स कभी भी अपने डर को स्वीकार नहीं करेगा। उसने नाक बांध सिकोड़ी, क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। वांग टैंग मुस्कुराया। यही वो जवाब था जो वह चाहता था। वो आदमी डरा हुआ था, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो डरा हुआ नहीं है। इसके अलावा उसने लड़ने के लिए हिम्मत जुटाई। ये दिलचस्प है, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, है ना? चलो मैं तुम्हें अपना बदला लेने का मौका देता हूँ। मॉन ग्लैड्स के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठी जब उसे अपनी पिछली धमकी याद आई। वो समय में पीछे जाकर खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की शांत निगाहों में घृणा देखी। उसे पता था कि वह आदमी उसके दिखावे को समझ गया है। इससे उसे शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। चूंकि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता था या हार नहीं मान सकता था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो अपनी पूरी कोशिश करे और पूरी ताकत लगा दे। फिर वो हार मान लेता। ये डरपोकता नहीं थी, यह एक तर्कसंगत विकल्प था। यह एक ऐसा विकल्प था जो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही चुनता। एक बार जब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई तो ग्लैड्स ने अपने दांत पीस लिए। चिल्लाते हुए उसके गालों की मांसपेशियां तन गईं। धमाका! एक जोरदार विस्फोट के साथ उसके शरीर से लाल ज्वाला निकली। ज्वाला उसके चारों ओर घूमती रही, फिर उसके शरीर में सिमट गई, जिससे उसकी त्वचा पर लाल रंग की ज्वाला के पैटर्न बन गए। उसकी मांसपेशियां उभर गईं और एक भयानक आभा फूट पड़ी। ड्रैगन रक्त युद्ध काया, ये संविधान केवल पाका लोगों के लिए है। मैंने इसे पहली बार देखा है। ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मैं पाका की शारीरिक प्रतिभा से ईर्ष्या करता हूँ। वाह, क्या मर्दाना आदमी है। मेरे जैसे युवा को मर्दाना आदमी पसंद है। ऊपर वाले युवक को मैं भी एक मर्दाना आदमी हूँ। क्या हम मिलेंगे? आप कितने मर्दाना है। बहुत। हेलो, क्या ये पुलिस है? ये अजीब व्यवहार कर रहे हैं, कृपया इन्हें पकड़ो। ग्लैड्स ने मैच शुरू होते ही अपना ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक जारी कर दिया। वो तनाव में होगा। बेशक, वो जानता है कि वांग टैंग कितना ताकतवर है, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। वांग टैंग, बदला लेने का क्या हुआ? तुम क्यों डर रहे हो? मुझे नंबर 2 के लिए दुख हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि नंबर 2 अपनी संविधान को सक्रिय करने के बाद कितने मुक्के झेल सकता है। हम ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं। उसे कुछ 100 मुक्कों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। दर्शकों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने देखा कि ग्लैड्स ने किस तरह से अपनी काया को प्रदर्शित किया। हर कोई उत्सुकता से उस विशेष शरीर को देख रहा था। ग्लैड्स को एक्शन में देखना एक दुर्लभ अवसर था। यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड के दायरे में भी शक्तिशाली शरीर वाले मार्शल योद्धा दुर्लभ थे। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि वो व्यक्ति कितने हमलों को झेल सकता है। संविधान कितना प्रतिरोधी था? यह एक अच्छा प्रश्न था। उसका ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक तीसरे रैंक से कम था। वांग टैंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए आंखें सिकोड़ ली। निकलने वाली गर्मी के आधार पर वो अनुमान लगा सकता था कि यह अभी तीसरे रैंक तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा वो उस ज्वाला से बहुत परिचित था। ये झुलसाने वाली जानवर की ज्वाला थी, वही जो उसे उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु से प्राप्त हुआ था। अच्छा, लगता है कि मैं इस ज्वाला के और भी गुण एकत्रित कर सकता हूं जिससे यह और भी शक्तिशाली बन जाएगी। जानवरों की लपटें कभी खत्म नहीं होती थीं, जबकि दैवीय लपटें अन्य लपटों की शक्ति को अवशोषित करके अपनी खपत को पूरा कर सकती थीं। जानवरों की लपटों के मामले में एक बार स्टार बीस्ट के शरीर से बाहर निकाले जाने के बाद वे बिना जड़ों के तैरते हुए डिक्वीड की तरह थे और कुछ समय बाद समाप्त हो जाते थे। वांग टैंग के शरीर में मौजूद जानवरों की ज्वालाएं दिव्य ज्वालाओं से मिलने वाले पोषण पर निर्भर थीं, जिससे वे जलती रहीं। यही कारण था कि वे अब तक जीवित रहने में कामयाब रहे। हालांकि वो केवल उनका आकार ही बनाए रख सका। यही कारण था कि वो अधिक गुण प्राप्त करने की आशा रखता था ताकि वो उन्हें अधिक शक्तिशाली बना सके। एक बार जब ग्लैड्स ने अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को अंजाम दिया तो उसने अपने सिर के ऊपर अपना ब्लेड उठाया और उसके चारों ओर नक्षत्र अग्नि बल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक हिंसक अग्नि अल्टिमा को बुलाया गया, जिससे कुछ 100 मीटर लंबी लाल रंग की ब्लेड की चमक पैदा हुई, जो आसमान को चीरती हुई निकल गई, जिससे किसी के लिए भी इसका अंत देखना मुश्किल हो गया। यह एक शानदार दृश्य था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। जैसा कि पाका परिवार से उम्मीद थी, वो भले ही शीर्ष प्रतिभा वाला न हो, लेकिन वो अभी भी शक्तिशाली था। वो संभवतः 80% अभ्यर्थियों से अधिक कुशल था। यदि वो वांग टैंग से नहीं मिले होते तो शायद वो और आगे चल पाते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
अपनी क्षमताओं को देखते हुए वो अभी भी पुनरुद्धार की लड़ाई लड़ सकता था और प्रतिस्पर्धा जारी रख सकता था। अधिकांश दर्शकों का यही विचार था। ग्लेड्स को अपनी चाल को शक्तिशाली बनाने में बस कुछ सेकंड लगे। पलक झपकते ही ब्लेड की चमक बन गई। वान टैंग ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वो कोई युद्ध तकनीक भी नहीं अपना रहा था, वो बस अपने प्रतिद्वंद्वी को दिलचस्पी से घूर रहा था। वान टैंग क्या कर रहा है? दर्शकों में बैठे लोग हैरान थे। स्ट्रेची ने भौहें सिकोड़ी, उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने नहीं सोचा था कि वान टैंग ग्लेड्स को बिना किसी सजा के जाने देगा। दूसरे और तीसरे राजकुमारों के साथ साथ जी हाओचेन का भी ध्यान वान टैंग पर था। वे ईमानदारी से जानना चाहते थे कि वो युद्ध को कैसे समाप्त करेगा, इसलिए उन्हें यकीन था कि वो उस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब सभी अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे, ग्लेड्स ने चिल्लाकर पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी तलवार को जोर से नीचे पटक दिया। जाना। विशाल लाल ब्लेड की चमक एक भयावह और झुलसाने वाली गर्मी के साथ नीचे गिर रही थी। इसके चारों ओर की हवा विकृत हो रही थी, मानो ढहने वाली हो और आयामी दरारें बनाने वाली हो। यह एक भयावह दृश्य था। चिलचिलाती गर्मी और अडिग शक्ति पूरे देश में फैल गई और अपने पीछे अमिट निशान छोड़ गई। उसके उतरने से पहले ही उसकी मौजूदगी का असर देश के हर हिस्से में गूंजने लगा था। हवा में रेत और धूल उछल-कूद कर रही थी। वान टैंग और ग्लेड्स रेत और धूल से ढके हुए थे। तभी ब्लेड की चमक कम हो गई और वान टैंग के सिर के ठीक ऊपर पहुंच गई। वान टैंग ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में हरे रंग की चमक थी, जो शायद उसकी पुतलियों में नाचती हरी लपटों के कारण थी। उसकी कमीज के नीचे हरे रंग की लपटें उसकी पूरी त्वचा को ढक रही थीं। जब वो ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के लिए चौथे रैंक पर पहुंच गया, तो वान टैंग को एहसास हुआ कि वो ज्वाला पैटर्न की स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। वे उसके पूरे शरीर को नहीं ढकेंगे जैसा कि कुछ पाकर्स ने इसका उपयोग करते समय किया था, इसलिए ये कम स्पष्ट होगा। यह उसके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि उसने परिवार की अनोखी काया चुरा ली थी। कुछ बातें उजागर नहीं की जा सकती। ग्लेड्स उसके पास ही था, इसलिए उसे तुरंत एक जानी पहचानी आभा का एहसास हुआ। वह हैरान होकर भौहें सिकोड़ने लगा। बिना किसी चेतावनी के वान टैंग ने अपने चौथे दर्जे के ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को सक्रिय कर दिया और एक भयानक अग्नि बल उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसने एक विशाल आभासी मुट्ठी का रूप ले लिया जिसे उसने आगे भेजा। 5 तत्व मुट्ठी, अग्नि, धमाका। भयावह हमले के प्रभाव से धूल और रेत दूर चली गई, जो फिर ब्लेड की चमक से टकराए। धरती को हिला देने वाला विस्फोट सुना गया। दरार, ब्लेड की चमक तुरंत नष्ट हो गई। हालांकि आभासी मुट्ठी गायब नहीं हुई, यह उसी शक्ति और गति के साथ ग्लेड्स की ओर गोली चलाती रही। वो व्यक्ति सदमे में था। धूल और रेत ने उसकी आंखों को ढक लिया था, इसलिए वह नहीं देख पाया कि उस समय क्या हुआ था, इसलिए वो समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। धमाका। विशाल मुट्ठी उसके शरीर से टकराई। धमाका। एक और धमाका हुआ और उसका शरीर चूर चूर हो गया। हवा में खून की धुंध का एक गोला बन गया। मौन, संपूर्ण शांति, सन्नाटा कानफोड़ू था। एक भी सरसराहट उस दमनकारी शांति को भंग नहीं कर रही थी। इस प्रहार से रेत और धूल का बादल उड़ गया, जिससे सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सके कि क्या हुआ था। ग्लेड्स पाकर्स को एक ही मुक्के से कुचल दिया गया, जबकि उसने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को सक्रिय कर रखा था। वो सचमुच कुचला गया था। उसका पूरा शरीर खून की धुंध में तब्दील हो गया था। खून की छोटी छोटी बूंदें बरस रही थी, कोई तलछट नहीं दिख रही थी। ये भयानक था। प्रतियोगिता के दौरान कई अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये पहली चौंकाने वाली मृत्यु थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह पाकर परिवार का एक योद्धा था। हर कोई जानता था कि ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक कितना शक्तिशाली था, और फिर भी इसे एक ही मुक्का मारकर नष्ट कर दिया गया। यह अविश्वसनीय था, चाहे वे इसे किसी भी तरह से देखें। वान टैंग का मुक्का कितना शक्तिशाली है, ये सवाल सबके मन में आया। वे अचंभित थे। क्राउन प्रिंस गंभीर हो गया। उसने वान टैंग को गौर से देखा और उसके असली मकसद को समझने की कोशिश की। हालांकि उसका शरीर एक अजीब धुंध में ढका हुआ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। दूसरे और तीसरे राजकुमारों के साथ साथ जी हाओचेन ने भी अपनी पीठ सीधी की और वान टैंग को ऐसे देखा जैसे वो कोई भूत हो। स्ट्रेची का चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपनी मुठियां कसकर भींच ली थी और उसकी निगाहें चमक रही थीं। लेन कियांगसू, गॉट, बर्कशायर और युआन होंग हैरान थे। वे दूर से विजेता को घूर रहे थे। यह आदमी निर्दयी और शक्तिशाली है। लेन कियांगसू हैरान थी। उसे लगा कि वो उस आदमी को कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई थी। वो किस तरह का आदमी है? पहली मुलाकात में वो चिड़चिड़ा और बेशर्म था, लेकिन अब वो निर्दयी और क्रूर हो गया है। गॉट ने अपने होंठ चाटे, अपने ठंडे खून को उत्तेजना से उबलता हुआ महसूस किया। उसे अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या युवा नायक और वो एक ही तरह के लोग थे। जहां तक बर्कशायर और युआन होंग की बात है, तो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रज्वलित हो गई है। ये युवा शक्तिशाली है। कमीने, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने क्रोध किया।
उसकी आंखें धधक रही थीं, जबकि उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त और कुंडलित थीं। उसने मुक्का मारा और उसके बगल में रखा एक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गया, चिंगारी फूटने लगी। वोल्टेरो और सिंक्लेमोन भी क्रोध से जल रहे थे। वे उस दुष्ट युवक को घूर रहे थे और चाह रहे थे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की चीखें अंतरिक्ष यान में गूंज उठी। सेना के युद्धगढ़ पर तीनों शाश्वत मंचीय जनरलों ने एक दूसरे को देखा और देखा कि वे समान रूप से आश्चर्यचकित थे। ये युवक बहुत हिंसक और निर्दयी है, जनरल हबकूक ने बेपरवाही से मुस्कुराया। लगता है कि पाकस ने उसे वाकई नाराज कर दिया। जनरल फू जिंगलान ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मैंने उनके झगड़े के बारे में सुना है। पाकस ने वास्तव में इसके लिए कहा था। हम कुलीन परिवार हमेशा इसी तरह व्यवहार करते हैं। जनरल हबकूक ने नाक बांध सिकोड़ी। चिंता मत करो, उसने उसे पहले ही मार दिया है और यह उनके सदस्यों में से एक है। जनरल फू जिंगलान ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं वान टैंग के तरीकों की प्रशंसा करता हूं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को निर्णायक रूप से मार डाला। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह उस तरह का आदमी है जो अंत तक जाएगा। हमने अपनी स्थिति तक पहुंचने के लिए कई लोगों को मार डाला। ये तो बस शुरुआत है। जनरल हबकूक मुस्कुराया। वान टैंग ने पाका परिवार के एक योद्धा को सिर्फ एक मुक्का मारकर अनगिनत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले तो वे उसके क्रूर कृत्य से स्तब्ध रह गए। दूसरे, वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसने पाका योद्धा को असंख्य लोगों के सामने मारने का साहस किया था। क्या वो पाका परिवार के साथ आखिरी दम तक लड़ने की योजना बना रहा है? प्रभावशाली, किसी में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? सबकी निगाहों के सामने वान टैंग आसमान में मंडराता रहा, अपने चारों ओर खून की धुंध महसूस कर रहा था। हालांकि उसमें से कुछ भी उसकी त्वचा पर नहीं गिरा। मैं थोड़ा ज्यादा आक्रामक था। वो इतना कमजोर क्यों था? वान टैंग ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया। सब लोग, देखो तुम क्या कह रहे हो। तुमने उसे पहले ही मार दिया है। क्या आत्मचिंतन करने में अब देर नहीं हो गई है? वान टैंग जोन 1 के प्लेटफॉर्म की ओर चले गए और अपनी सीट पर वापस आ गए। दूसरे राजकुमार जी हाओ चेन, स्ट्रेची और कई अन्य लोगों ने जब वह पास आया तो उसकी ओर अपनी नजरें गड़ा दी। एक बार भी उन्होंने अपनी नजरें नहीं हटाई। यह उनकी परस्पर विरोधी भावनाओं का पर्याप्त सबूत था। वान टैंग, तुम निर्दयी हो। स्ट्रेची ने दांत पीस लिए। ओह, मुझे माफ कर दो। वान टैंग ने गंभीर भाव से माफी मांगी। सब लोग, क्या उसने अभी माफी मांगी? यह क्या है? उम्मीदवार युवा नायक को घूर रहे थे, वास्तव में हैरान थे, अभी भी यह समझने में असमर्थ थे कि उसने अभी क्या किया है। ईमानदारी से, वो काफी ईमानदार लग रहा था। स्ट्रेची के शब्द उसके गले में अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। सही मायने में वान टैंग को डांटना चाहिए था और फिर वो जवाब देता। क्षमा मांगने की बात छोड़ो, क्या आपको लगता है कि किसी की हत्या करने के बाद माफी मांगने पर आपको माफ किया जा सकता है? क्या मुझे ये दिखावा करना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं? स्ट्रेची के माथे की नसें उभर आईं। वो पागल होने की कगार पर था। हमारे हीरो ने उसे अनदेखा कर दिया और प्रतियोगिता देखने लगे। कोई और कुछ नहीं बोला। वान टैंग और पाका की दुश्मनी स्पष्ट थी। हर कोई इसके बारे में जानता था। जल्द ही जीवन या मृत्यु की लड़ाई होगी। वान टैंग और पाकस के बीच एक घातक युद्ध। अगर वे दूसरे पक्ष को मार सकते तो पूरी ताकत से मारते, कोई दया नहीं होती। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर भी दर्शक इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। यह एक गर्म विषय बन गया। कुछ लोगों ने वान टैंग की मुट्ठी कौशल का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। यह अविश्वसनीय था कि वो कठिन ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को कुचल सकता था। क्या कोई बता सकता है कि वान टैंग की युद्ध तकनीक किस स्तर पर है? मुझे लगता है कि यह कम से कम ब्रह्मांड स्तर पर है। यह बहुत शक्तिशाली है। यह डरावना है। उसने सिर्फ एक मुक्का मारकर किसी को चकनाचूर कर दिया। कौन सी यूनिवर्स स्टेज तकनीक ऐसा कर सकती है? यह अवश्य ही सर्वोच्च श्रेणी का होगा। क्या वान टैंग एक अविकसित ग्रह से नहीं आया है? उसके पास ब्रह्मांड मंच युद्ध तकनीक क्यों है? सेना को उससे बहुत उम्मीदें थीं। ये स्वाभाविक है कि वे उसे उच्च स्तरीय तकनीक देंगे। ये बात तो सही है, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो विशेष व्यवहार का हकदार है। युद्ध तकनीक सिर्फ युद्ध तकनीक है। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास ये है तो आप पाकस के किसी योद्धा को धूल चटा सकते हैं? ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तुम ईमानदार हो। मुझे अपनी पत्नी का संपर्क नंबर बताओ। मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस उसे बताना चाहता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। संक्षेप में, वान टैंग शक्तिशाली और प्रतिभाशाली है। हम ऐसा नहीं कर सकते। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि वान टैंग क्राउन प्रिंस जितना शक्तिशाली नहीं है? बाहर आओ। क्राउन प्रिंस ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक उंगली से हराया जबकि वान टैंग ने अपने दुश्मन को एक मुक्का मारकर कुचल दिया। हे भगवान, कौन ज्यादा ताकतवर है? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि युवा नायक की मुट्ठी का कौशल ब्रह्मांड स्तर पर था और सोचा कि सेना ने उसे ये दिया था। कोई नहीं जानता था कि यह स्वयं निर्मित था।
ये समझ में आने वाली बात थी, यहाँ तक कि जनरल फू जिंगलान, जो एक शाश्वत मंच योद्धा था, ने भी कभी इसका अनुमान नहीं लगाया होगा। हालांकि उन्हें पता था कि सेना ने कोई भी ब्रह्मांड तकनीक प्रदान नहीं की थी, इसलिए यह एक शक्तिशाली विरासत से उत्पन्न होना था। अपनी जानकारी के आधार पर उसे एक बार फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड से विरासत मिली थी, और यह आग पर आधारित थी, ये समझ में आता है। जनरल फू जिंगलान को लगा कि उसका अनुमान सही था। वान टैंग को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे थे। उसकी पंच तत्व मुट्ठी मजबूत थी, लेकिन ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक ने इसकी पूरी क्षमता को मुक्त करने में मदद की। शीर्ष 275 के लिए लड़ाई में 275 मैच लगेंगे। इसमें करीब 6 दिन लगेंगे। तीसरे दिन स्ट्रेची का नाम घोषित किया गया। स्ट्रेची बनाम सोंग युचेंग। जब ये दो नाम सामने आए तो हंगामा मच गया। सोंग युचेंग सैन्य क्षेत्र से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये सोचना कि पाकर्स का स्ट्रेची सैन्य प्रतिभा से लड़ेगा। स्ट्रेची ने खड़े होकर वान टैंग की ओर देखा। एक धमकी भरी मुस्कान के साथ उसने पूछा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जरूर। वान टैंग अपनी सीट पर झुक गया और अपनी थोड़ी को हाथ पर टिकाते हुए शांति से जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पीट पीट कर मार नहीं डालूंगा? स्ट्रेची ने आवाज संचारण का उपयोग करते हुए उससे कहा। वान टैंग ने असमंजस में देखा, मानो समझ नहीं पा रहा हो कि उस आदमी ने ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार क्यों कहा। अगर आपको सेना को नाराज करने का डर नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रेची की अभिव्यक्ति जम गई।